गुड मॉर्निंग गाइस। आज का लेक्चर स्टार्ट करता है। सो लास्ट टाइम हम लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम में जहाँ तक स्टॉप किया था वहीं से कंटिन्यू करेंगे। लास्ट टाइम वी डिस्कस्ड अबाउट डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। देखो यहाँ पे आपको वो टॉपिक दिया हुआ है। सो अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट जो टॉपिक आपको बोला है कि उसमें क्या दिया है कि कर्नल स्पेस और यूजर स्पेस जो होता है उसके बीच में डिफरेंस क्या है। ये देखो, ये कर्नल है, ये यूज़र है। आपको दिख रहा है ये कर्नल जो है ये पूरा लोडेड है। हर एक चीज़ जो चाहिए सारे इसके पास है। और ये यूज़र जो है ये वेपनलेस है। इसके पास कुछ भी नहीं है। इसको जब कभी कुछ भी अगर चाहिए तो इसको किसकी मदद लगेगी? कर्नल की मदद लगेगी। सो दैट इज़ व्हाट वी मीन बाय, और वी कैन से अ डिफरेंस बिटवीन कर्नल स्पेस एंड यूजर स्पेस। आई होप आपको समझ में आ गया एक ही सिंपल डायग्राम से। सो यहाँ पे देखो आपको क्या बोला है, कर्नल स्पेस इज स्ट्रिक्टली रिजर्व फॉर रनिंग द कर्नल, कर्नल एक्सटेंशन एंड मोस्ट ऑफ डिवाइस ड्राइवर्स। तो आपका जब कभी अगर कोई जैसे कीबोर्ड, माउस ड्राइवर, साउंड ड्राइवर, वीडियो ड्राइवर, ग्राफिक्स ड्राइवर, जो भी आप बोलो वो सारे जो चीज़ें हैं, इन शॉर्ट जब कभी अगर यूज़र को हार्डवेयर से अगर कम्युनिकेट करना है ना, हार्डवेयर से अगर कोई काम है, हार्डवेयर की अगर ज़रूरत है, तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र मोड से किस में स्विच हो जाता है? कर्नल मोड में। बराबर है। मतलब आप कर्नल को पूछोगे, कर्नल अगर बोलेगा तो ही कुछ काम होगा, अगर कर्नल ना बोलेगा तो कोई काम नहीं होगा। सो यहाँ पे वही दिया है। द यूजर स्पेस इज द मेमोरी एरिया वेर ऑल यूजर मोड एप्लीकेशन वर्क्स एंड दिस मेमोरी कैन बी स्वैप्ड आउट व्हेन नेसेसरी। नाउ यूजर लैंड रिफर्स टू ऑल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो अगर मैं एम एस वर्ड, मोजिला फायरफॉक्स, क्रोम, कोई गेम खेल रहा हूँ, ये सारे एप्लीकेशंस है, ये सारे रन कहाँ पे होंगे? यूजर स्पेस में रहेंगे। लेकिन ये यूजर स्पेस में जब ये एप्लीकेशंस रन हो रहे हैं तो वो टाइम पे उनको जो आउटपुट, इनपुट आउटपुट डिवाइस की ज़रूरत होगी, उनको जो लाइब्रेरीज की ज़रूरत रहेगी, ये सब कर्नल को पूछे बिना अवेलेबल नहीं होंगे। बराबर है। वेरियस प्रोग्राम्स एंड लाइब्रेरीज दैट operating system uses to interact with the kernel, software that performs input output and manipulates file system etc. तो आपके एप्लीकेशन सारे रन तो यूजर स्पेस पे होंगे, यूजर साइड पे होंगे, लेकिन कर्नल को पूछे बिना कुछ नहीं होगा। कर्नल आपका पूरा लोडेड है। ये देखो यहाँ पे ये जो डायग्राम दिख रहा है, और यूजर स्पेस जो है उसके पास कुछ भी नहीं है, कोई वेपन नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो खुद से खुद को फाइट नहीं कर सकता। उसको अगर कुछ भी अगर काम है, कुछ भी काम करना है, तो उसको कर्नल की हेल्प लगेगी ही। सो यहाँ पे अभी सिंपल वर्ड्स में, मतलब ये हम लोगों ने यहाँ पे डायग्रामेटिक वे में देख लिया। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे, कर्नल मोड रनिंग कोड्स कैन एक्सेस हार्डवेयर डायरेक्टली, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एंड वी कैन सी एनी सीपीयू इंस्ट्रक्शन रेफरेंसेस कैन पुट एनी मेमोरी एड्रेस। इन दिस मोड कोड्स रन डायरेक्टली हार्डवेयर, मतलब हार्डवेयर को डायरेक्ट कंट्रोल कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेंगे। कर्नल मोड कैन डायरेक्टली रन दी हार्डवेयर एंड कैन डायरेक्टली एक्सेस द मेमोरी। और उसके आगे क्या बोला है? कर्नल मोड इज अ सेफ्टी प्लेस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। जो इंपॉर्टेंट जो भी चीज़ें रहेंगे वो यूज़र को, जो लाइक फ्रॉम द यूज़र हु वांट्स टू डैमेज द सिस्टम। अगर कोई अनऑथोराइज यूज़र अगर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ चीज़ एक्सेस करने की ट्राई कर रहा है, तो उससे वो चीज़ छुपाने का काम या मेन जो ये पर्पज़ होगा वो कौन करेगा? कर्नल करेगा। बराबर है। व्हेन वी इंस्टॉल हार्डवेयर ड्राइवर, तो आपका जो हार्डवेयर ड्राइवर अगर हम लोग इंस्टॉल कर रहे हैं, तो वो टाइम पे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो किस में जाएगा? कर्नल मोड में जाएगा। इन एडिशन कर्नल मोड क्रैशेस विल बी हार्ड टू सॉल्व, इट इज़ नॉट रिकवरेबल। सो अगर कर्नल में अगर कुछ प्रॉब्लम होता है, एंड बाय द वे कर्नल जो होता है एक छोटा सा एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है। कर्नल कोई हार्डवेयर डिवाइस नहीं होता है आपके कंप्यूटर में, ऑपरेटिंग सिस्टम में। कर्नल देखो यहाँ पे क्या बोला है, कर्नल इज अ सेपरेट प्रोग्राम ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। और आप जब कभी कोई हार्डवेयर एक्सेस करने की ट्राई कर रहे हो ना, तो ये जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है ये रन होता है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पे। एंड देन ये जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है ना, ये बेसिकली डिसाइड करेगा कि किसको क्या परमिशन देना है, किसको क्या परमिशन नहीं देना है। सो कर्नल जो है इट्स अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में लिखा रहता है, जो हर बार आप कोई ना कोई ऑपरेशन ट्राई करते हैं तब ये वाला प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट होता है। यूजर मोड एज वी ऑल नो कैन नॉट डायरेक्टली एक्सेस द हार्डवेयर। सो वो टाइम पे आपको क्या करना पड़ेगा? आपको कर्नल की हेल्प लेनी पड़ेगी। एंड कैन नॉट पुट एनी रेफरेंसेस टू मेमोरी डायरेक्टली। मेमोरी कौन डायरेक्टली मेमोरी एक्सेस कर सकता है? वो भी कर्नल कर सकता है। वी कैन से इट्स अ नॉर्मल मोड दैट यूजेस द प्रोग्राम।
जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर, वीएलसी मीडिया प्लेयर या ऐसा जो भी आपके एप्लीकेशन है उसको आप एक्सेस कर सकते हैं यूज़र मोड से। लेकिन वहाँ पे भी आपको अगर कोई मेमोरी एक्सेस करने की ज़रूरत है तो वापस कर्नल मोड की ज़रूरत पड़ेगी। मोस्ट ऑफ कोड जो भी हम लोग के रन होते हैं कंप्यूटर में वो सारे यहाँ पे वर्क होते हैं। लेकिन अगर आपको हार्डवेयर की ज़रूरत पड़ेगी, आपको स्पेशल कोई परमिशंस की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो टाइम पे सारी चीज़ें जो है वो कहाँ पे होंगे, कर्नल में होंगे। सो देखो, विंडोज़ एप्लीकेशन 32 या Win32 एप्लीकेशन, मतलब विंडोज़ के जो जो एप्लीकेशन है जो यूज़र यूज़ करेगा, आप लॉगिन करते हैं, सिक्योरिटी सिस्टम वेरीफाई कर रहे हैं, तो आप देखो बहुत लिमिटेड चीज़ें जो है ना वो कर्नल के पास है। ये डायग्राम आपको याद नहीं रखना है, ये आपको समझने के लिए। तो हार्डवेयर से लेके आपके जो बाकी के ड्राइवर्स है, देखो इनपुट आउटपुट मैनेजर, डिवाइस ड्राइवर, ऑब्जेक्ट मैनेजर है, प्रोसेस मैनेजर है, बाकी के जो कुछ काम होते हैं, जो भी टेक्निकल काम होता है ना, माइक्रो कर्नल और एक बंदा रहता है जो आपका असिस्टेंट हो गया, जो छोटे छोटे प्रोसेसेस के साथ डील करेगा। मतलब ये कर्नल जो है आप देखो कि जो कर्नल जो है ना वो प्रिंसिपल है कॉलेज में, और माइक्रो कर्नल जो है ये डिपार्टमेंट एचओडीज जो होता है वो है। तो अभी हर एक डिपार्टमेंट में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप पहले एचओडी के पास जाएंगे, डायरेक्टली आप प्रिंसिपल के पास जाके उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, उसके पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा काम है। बिकॉज हर एक डिपार्टमेंट के छोटे छोटे चीज़ों के लिए अगर हम लोग कर्नल के पास, मेन कर्नल के पास जाने लगे तो कर्नल कभी फ्री ही नहीं हो पाएगा, और आपका कंप्यूटर इतना ज़्यादा हैवी हो जाएगा और कर्नल इतना ज़्यादा बिजी हो जाएगा कि कोई काम टाइम पे ख़त्म ही नहीं हो पाएंगे। तो इसके लिए कर्नल या जो प्रिंसिपल है उसने क्या किए, हर एक डिपार्टमेंट के एक हेड ऑफ दैट डिपार्टमेंट बना दिए। तो आपको अगर कुछ भी काम है तो आप वो एचओडी के पास जाओ, और एचओडी को अगर कुछ चीज़ समझ में नहीं आता है या फिर अगर कोई परमिशन रिक्वायर्ड है तो फिर वो माइक्रो कर्नल या एचओडी जो है वो कर्नल या प्रिंसिपल के पास से परमिशन लेके आगे अपना काम ख़त्म करेगा। सो ये आपका डायग्राम है। आई होप ये सबको क्लियरली समझ में आ गया है। यूज़र मोड, कर्नल मोड, ये डायग्राम आपको रट्टा नहीं मारना है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है कि कितने सारी चीज़ें आपका कर्नल करता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है व्हाट इज़ ट्रैप इंस्ट्रक्शन। ऑपरेटिंग सिस्टम जो यूज़ करता है वो कैसे वर्कआउट होता है वो हम लोग समझेंगे। ओके, यहाँ तक जो भी मैंने कुछ एक्सप्लेन किया, डाउट है किसी को भी? गाइस क्लियर है सबको? एवरीवन हेलो? Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके ठीक है। सो यहाँ पे देखो ट्रैप इंस्ट्रक्शन क्या रहता है, यहाँ पे आपको कहाँ पे क्या चीज़ें आता है और वो कैसे यूटिलाइज होंगे। सो टू ऑब्टेन सर्विसेज फ्रॉम ऑपरेटिंग सिस्टम, यूजर प्रोग्राम मस्ट मेक अ सिस्टम कॉल। सिस्टम कॉल देखो, मतलब अगर मुझे कुछ भी अगर सिस्टम के पास से एक्सेस करना है तो मुझे सिस्टम को कॉल करना पड़ेगा, जैसे आप फ़ोन करेंगे, बराबर है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपके पास ट्रैप इंस्ट्रक्शन है। ट्रैप इंस्ट्रक्शन क्या करेगा, स्विचेस फ्रॉम यूजर मोड टू कर्नल मोड, इसके लिए ये ट्रैप इंस्ट्रक्शन काम का है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या बोला है, ट्रैप इंस्ट्रक्शन स्विचेस फ्रॉम यूजर मोड टू कर्नल मोड एंड स्टार्ट्स योर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अगर ट्रैप इंस्ट्रक्शन अगर नहीं रहेगा तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ढंग से काम ही नहीं कर पाएगा। इतना इंपॉर्टेंट है ट्रैप इंस्ट्रक्शन, बराबर है। सो यहाँ पे आपको क्या बोला है, टू ऑब्टेन सर्विसेज, जब कभी आपको कोई हार्डवेयर सर्विसेज, कोई ड्राइवर्स की ज़रूरत पड़ेगी तो वो टाइम पे हम लोग सिस्टम कॉल करेंगे। सिस्टम कॉल का मतलब क्या है कि मैंने सिस्टम को बोला कि भाई मुझे हार्ड डिस्क एक्सेस करना है, मुझे ग्राफिक ड्राइवर एक्सेस करना है, मुझे वीडियो ड्राइवर एक्सेस करना है। तो वीडियो ड्राइवर का मतलब क्या रहेगा, मैं वीएलसी मीडिया प्लेयर में कोई एक वीडियो या मूवी प्ले कर पाऊंगा, बराबर है। तो वो टाइम पे क्या होगा, सिस्टम कॉल जाएगा, और वो सिस्टम कॉल क्या बोलेगा कि भाई यूज़र जो है वो ग्राफिक ड्राइवर, साउंड ड्राइवर, वीडियो ड्राइवर डिमांड कर रहा है या प्रिंटर ड्राइवर डिमांड कर रहा है, लेट्स सपोज। तो वो टाइम पे क्या होगा, देखो, ट्रैप इनटू कर्नल एंड इन्वोक्स द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सिस्टम कॉल क्या करेगा, विच ट्रैप्स इनटू कर्नल, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, ट्रैप इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेगा, ट्रैप कमांड फायर करेगा। तो उससे क्या होगा, आपका जो कर्नल है वो एक्टिवेट होगा, बराबर है। मतलब कर्नल के पास जाके हम लोग बोलेंगे कि भाई यूज़र जो है ये डिमांड कर रहा है, और अगर कर्नल हाँ बोलता है तो ठीक है, तो फिर हम लोग आगे ऑपरेटिंग सिस्टम वो काम कंप्लीट करके देगा। सो ये वाला जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने पहले आपको हाईलाइट करा। ट्रैप इंस्ट्रक्शन क्या बोला हम लोगों को, देखो यहाँ पे ट्रैप इंस्ट्रक्शन स्विचेस फ्रॉम यूजर मोड
to kernel mode and starts the operating system. When we work has been completed, control is returned to user program. बराबर है, at the instruction following the system call. If the process is running a user program in user mode and needs a system services, कोई भी सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ भी अगर आपको डेटा फाइल रीड करना है, कोई एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है जिसके लिए लाइब्रेरी की ज़रूरत है, तो वो टाइम पे क्या होगा, आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, वापस इट हैज़ बीन एग्जीक्यूटेड ट्रैप इंस्ट्रक्शन टू ट्रांसफर कंट्रोल टू ऑपरेटिंग सिस्टम. देखो यहाँ पे वही आपको एक डायग्राम दिया हुआ है सिंपल सा. कैन यू सी दिस डायग्राम? यहाँ पे आपको क्या दिया है, वी हैव डिफरेंट स्टेप्स. यहाँ पे देखो लाइब्रेरी प्रोसीजर्स है, मतलब यहाँ पे देख बहुत सारे लाइब्रेरीज है. अब ये कॉलर है, कॉलर मतलब यूजर प्रोग्राम है. स्टैक पॉइंटर है, स्टैक पॉइंटर बेसिकली क्या करता है, आप कोई प्रोग्राम अगर एग्जीक्यूट करता है ना, तो वो आप कौन से प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, कहाँ पे जा रहे हैं, ये सारे इन्फॉर्मेशन जो है वो स्टैक पॉइंटर के पास रहता है. अब देखो स्टेप नंबर वाइज देखो 1 2 3 देन 4 देन 5 है, 6 है, 7 8 यहाँ पे 9 है, देन 10 है और 11 है. नंबर्स देखो, नंबर्स के हिसाब से फॉलो करेंगे. अब ये ऊपर का जो भी पार्ट हम लोग देख रहे हैं ना, ये सारा यूजर स्पेस है. अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या बोला है, हम लोगों ने कोई डेटा पुश किया मतलब प्रोसेस के लिए दिया. अब उसमें क्या हो रहा है ये जो डेटा आपने दिया है वो प्रोसेस होगा या नहीं हो रहा है, वो उसके पहले क्या होगा, बफर पे जा रहा है. उसके बाद में ये डेटा आगे रीड होगा तो उसके आगे देन क्या हुआ, लाइब्रेरीज, ये प्रोग्राम जो भी आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं उसके लिए कोई लाइब्रेरी की ज़रूरत रहेगी. तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, पुट कोड फॉर रीड इन रजिस्टर, और जिससे कौन से लाइब्रेरी की ज़रूरत रहेगी ये पता चलेगा. देन उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, वो कोड को डिस्पैच किया कर्नल मोड में, क्योंकि कोई ना कोई लाइब्रेरी के साथ में वो एग्जीक्यूट होना है, तो उसके साथ में सर्टन हार्डवेयर डिवाइसेस की और प्लस आपको कोई ना कोई ड्राइवर्स की ज़रूरत पड़ेगी. तो हम लोग यहाँ पे प्रोसेस कर रहे हैं, सिस्टम कॉल हैंडलर जो है उसने वो पूरा प्रोसेस किया लाइब्रेरी और हार्डवेयर का एक्सेस लेके. देन उसने वो एक बार प्रोग्राम का आउटपुट आ गया तो वो रिटर्न किसको कर दिया, कॉलर को, मतलब यूज़र को. देन यूज़र के पास से वो वापस कहाँ पे जाएगा, इंक्रीमेंटल स्टैक पॉइंटर पे. मतलब एक सिंपल सा इंस्ट्रक्शन आया मेरे पास, एक फंक्शन आया, मुझे एग्जीक्यूट करना है, मैंने उसको आगे पुश कर दिया, बराबर है. बफर में टेम्पररी स्टोर है वो जब तक CPU फ्री नहीं होता. जैसे ही CPU फ्री हुआ उसने यहाँ से उठाया, ये रीड इंस्ट्रक्शन के थ्रू वो कहाँ पे गया, लाइब्रेरी के पास गया. लाइब्रेरी ने उसको रजिस्टर मोड में डाला, बराबर है. रजिस्टर क्या रहता है, टेम्पररी स्टोरेज लोकेशन, जहाँ से आपका CPU जो है उसको एग्जीक्यूट करेगा बाद में. सो ये रजिस्टर में से डेटा हम लोगों ने क्या किया, देखो यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा है, ये सारे डेटा जो भी आया उसको रजिस्टर में रीड करने के लिए डाल दिया. उसके बाद में ट्रैप इंस्ट्रक्शन कॉल हुआ. ट्रैप ने क्या किया, यूजर मोड या यूजर स्पेस में से ऑपरेटिंग सिस्टम को कर्नल स्पेस पे लेके गया. तो आपका ये जो भी कोड रजिस्टर पे था, जो भी इंस्ट्रक्शन आपके रजिस्टर पे थे, वो वहां से कहाँ पे आ गए, डिस्पैच होके कर्नल स्पेस पे आ गया, ऑपरेटिंग सिस्टम के पास, बराबर है. और यहाँ पे फिर जो भी हार्डवेयर की ज़रूरत है, जो भी हार्डवेयर ड्राइवर्स की ज़रूरत है, जो भी दूसरे सिस्टम कॉल्स की ज़रूरत है, जो भी इनबिल्ट ऑपरेशंस उनको करने रहेंगे वो करेंगे. एक प्रॉपर सिस्टम है कॉल जनरेट हुआ जहाँ पे आपका आउटपुट मिला. देन अगेन ये पॉइंटर जो है, कंट्रोल जो है वो कर्नल मोड से अभी किसको ट्रांसफ़र हो गया, यूज़र मोड पे वापस आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ट्रांसफ़र हो गया. एंड देन जो आपको आउटपुट यहाँ पे रिटर्न हुआ है वो हम लोगों ने वापस यूज़र प्रोग्राम को दे दिया. और उसके बाद अगर आउटपुट आपका सक्सेस है तो स्टैक पॉइंटर क्या करेगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा और वो वापस नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन या नेक्स्ट फंक्शन पे जाएगा. उसके लिए वापस ये सारे सेम स्टेप्स फॉलो होंगे. तो आई होप सिंपल है ये समझने के लिए. और जो भी ऊपर हम लोगों ने पढ़ा उसका सेम चीज़ यहाँ पे दिया है. देखो यहाँ पे हम लोगों ने C और C++ कंपाइलर का एग्जाम्पल लिया है. तो यहाँ पे ये जो डिस्पैच हो रहा है प्रोग्राम जो हम लोग बता रहे हैं, तो आप समझ लो कि ये C और C++ के कंपाइलर्स जो है ना वो यहाँ कर्नल मोड पे काम करेंगे. और एक बार वो प्रोग्राम कंपाइल हो गया तो वापस कंट्रोल जो है वो किसको रिटर्न हो जाएगा, यूज़र मोड पे वापस रिटर्न होगा. और यूज़र वो आउटपुट किसको दे देगा, यूज़र स्पेस पे देगा. और उसके बाद में और कोई प्रोग्राम अगर कंपाइल करना है, और कोई इंस्ट्रक्शन अगर कंपाइल करना है, तो आपका स्टैक पॉइंटर जो है वो वापस इंक्रीमेंट हो जाएगा एक से, और वापस वो फिर नेक्स्ट पार्ट पे जाएगा. आई होप हम लोगों को पता है स्टैक पॉइंटर क्या रहता है. यस, एक बार देख लेते हैं. स्टैक पॉइंटर हमारा 8085 माइक्रो प्रोसेसर
की एक यूनिट है जो कि हमारे 16 बिट एड्रेस को स्टोर करती है, जो कि जैसे हमारी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती है तो उस ड्यूरेशन में वो हमारे टेम्परेरी स्टोर करती है हमारे एड्रेस को। ये हमारे 8085 के रजिस्टर्स हैं जो कि 8 बिट डाटा को स्टोर करते हैं। स्टैक पॉइंटर और प्रोग्राम काउंटर दोनों 16 बिट एड्रेस को स्टोर करते हैं। ओके, सो विल डिस्कस दिस वीडियो। प्रीवियस वाला जो था वो कुछ ज़्यादा टेक्निकल था, वो हम लोगों को डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम पॉइंट ऑफ व्यू काम का नहीं था। दिस वन इज इम्पॉर्टेंट, ध्यान से देखो। Memory is one important and crucial resource on our machine, and it is always good to know the architecture of memory, the way operating system manages memory, and the way memory is accessible to us as programmers. In this lesson, we will discuss the concept of dynamic memory, and we will see how to work with dynamic memory using C or C++. The memory that is assigned to a program or application in a typical architecture can be divided into 4 segments. One segment of the memory is assigned to store the instructions that need to be executed. Another section stores all the static or global variables, the variables that are not declared inside a function and that have the whole lifetime of an application. They are accessible anywhere during the whole life cycle of the application as long as the application is running. One section of the memory is used to store all the information of function calls and all the local variables. And we have also talked about stack in our lesson on call by reference. Local variables are declared inside a function and they live only till the time the function is executing. The amount of memory set aside for these 3 segments, the text segment, the global variable segment, and the stack, does not grow while the application is running. We will come back to why we use this 4th segment, heap, in a while. Let us first understand how these 3 segments of the memory are used when a program executes. I have a simple C program here. We have a function square that gives me the square of a number. We have another function square of sum that is given 2 arguments x and y, and it returns us the square of x plus y. And in the main method I'm just calling this function square of sum, passing it 2 arguments a and b. Let us now see what happens in the memory when this program executes. Let us say this rectangle in green here is memory reserved as stack, and this rectangle in orange is the memory reserved as static or global variable section. When the program starts executing, first the main method is invoked. When the main method is invoked, some amount of memory from the stack is allocated for execution of main, and this total is a global variable, so it should sit in this section. The amount of memory allocated on stack for execution of main can also be called the stack frame for the method main. All the local variables, arguments. अब देखो, आप जब ऐसा कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहे हैं ना, तो स्टैक के ऊपर आपका वो सर्टन मेमोरी जो है वो रिजर्व होता है। और ये रिजर्व कैसे होगा? ये जो रिजर्व होगा, ये जो डेटा यहाँ पे जाएगा वो रजिस्टर फॉर्म में यहाँ पे जा रहा है। रजिस्टर कहीं ना कहीं आपको हेल्प करता है। आपने माइक्रो प्रोसेसर 8085 में रजिस्टर्स बेसिकली सुने रहेंगे, वो कहीं पे यहाँ पे हेल्प कर रहा है आपको। And the information where this function should return back to, all this information is stored within this stack frame. The size of the stack frame for a method is calculated when the program is compiling. Now when main calls square of sum method, let's write shortcut SOS for square of sum. Then a stack frame is allocated for the call to square of sum. All these local variables x, y, z will sit in this particular stack frame. Now sum of square calls square. Let's again put a shortcut here for square. So another stack frame for square, and it will have its own local variables. At any time during the execution of the program, the function at the top of the stack is executing and rest are kind of paused, waiting for the function above to return something, and then it will resume execution. I have drawn this play and pause button here in case you do not understand. Okay, so this total is a global variable. It sits here in this section. Global variable because it is not
declared inside a function. We can access it anywhere, and then we go to this particular statement where we call square of sum, and square of sum is calling square. So right now this is our call stack. This program may not be the best way to implement this logic. I have written this program this way so that I can have some nested methods calling each other. Let's say right now we are at this particular statement, we are executing this statement. So at this stage call stack will have these three methods. Now when this method finishes, we will return back to this particular statement. As soon as square function will return, it will be cleared from the stack memory, and now square of sum function will resume. Once again, when square of sum finishes, the control will come back to this particular line. Line total is equal to square of sum, and main will resume again. Now main will call printf. So once again printf will go to the top of the stack. Printf will finish and the control will come back again to main, and now main will finish. And when main finishes, program will also finish. So in the end, our global variables will also get cleared. There was no need in this program to keep this variable total as global. We should assign a variable as global only if it is needed at multiple places in multiple functions, and it is needed for the whole lifetime of the program. Otherwise it's a waste of memory to keep a variable for the whole lifetime of program execution. We had kept one global variable in this program just to understand the concepts. Here I must point out one more thing. When our program starts, our operating system allocates some amount of reserved space. Let's say OS allocates 1 MB of space as stack, but the actual allocation of the stack frame and the actual allocation of the local variables happens from this stack during runtime. And if our call stack grows beyond the reserved memory for the stack, like for example if a method A calls B, B calls C, and we go on calling and we exhaust the whole space reserved for the stack, then this is called stack overflow, and in this case our program will crash. One common case of stack overflow is when you write a bad recursion and your program goes infinitely into recursion. So as we can see, there are some limitations of stack. The memory set aside for stack does not grow during runtime. Application cannot request more memory for stack. So if it is 1 MB, then if the allocation of variables and functions in stack exceeds 1 MB, our program will crash. Further, the allocation and deallocation of memory onto the stack happens by a set rule. When a function is called, it is pushed onto the stack on top of the stack. When it finishes, it is popped or removed from the stack. It is not possible to manipulate the scope of a variable if it is on the stack. Another limitation is that if we need to declare a large data type like an array as local variable, then we need to know the size of the array at compile time only. If we have a scenario like we want to decide how large the array will be based on some parameter during runtime, then it is a problem with stack. For all these requirements, like allocating large chunks of memory or keeping a variable in the memory till the time we want, we have heap. Unlike stack, application's heap is not fixed. Its size can vary during the lifetime of the application, and there is no set rule for allocation and deallocation of memory. A programmer can totally control how much memory to use from the heap, till what time to keep the data in the memory during the application's lifetime, and heap can grow as long as you do not run out of memory on the system itself. That is a dangerous thing also, and we need to be really careful about using heap for this reason. We also sometimes call heap free pool of memory or free store of memory. We can get as much as we want from the heap. How heap is implemented by the operating system, language runtime, or the compiler is something which can vary, which is a thing of computer architecture. But an abstracted way of looking at the heap as a programmer is that this is one large free pool of memory
available to us that we can use flexibly as per our need. Heap is also called dynamic memory, and using the heap is referred to as dynamic memory allocation. And let us now see how to use the heap in our C or C++ program. I will clear this code in the left, and I will draw one more rectangular block here for heap. There is one more thing that I must point out before moving forward. Heap is also one data structure, and if you do not know about this data structure heap yet, you will learn about it in your data structure course. But this nomenclature here has nothing to do with the heap data structure. The term heap here is being used only for the large free pool of memory. Heap data structure does not come anywhere in this context. This term often confuses a lot of people when they know about heap data structure. Stack is also one data structure, but the stack segment of the memory is actually an implementation of stack data structure, but heap is not an implementation of heap data structure. To use dynamic memory in C, we need to know about 4 functions: malloc, calloc, realloc, and free. To use dynamic memory in C++, we need to know about 2 operators: new and delete. These 4 functions can also be used in C++ because C++ has backward compatibility. It is only a superset of C, but C++ programmers mostly use these 2 operators, new and delete. We will see some code examples and try to understand how things happen when dynamic memory is used. Let us first pick up some code example in C. Let us write a C program. I'll clean up some of this stuff in the right. 1 MB for stack, this was just an assumption. In reality, the size of the stack will be decided by the operating system and the compiler. It is a thing of architecture. Coming back to the code, if we declare a variable like this, then this variable is a local variable. It goes on the stack. Memory for this particular variable A will be allocated from the stack frame of the main method. Let us say we want to store an integer on the heap. To reserve or get some space allocated on the heap, we need to call the malloc function, something like this. The malloc function asks for how much memory to allocate on the heap in bytes. When we say malloc and pass as argument size of integer, then we are saying that, hey, give me a block of memory which is 4 bytes. 4 bytes is the typical size of an integer. So one block of 4 bytes will be reserved or allocated on the heap, and malloc will return a pointer to the starting address of this block, and malloc returns a void pointer. Let us say the starting address of this block of 4 bytes is 200. So malloc will return us the address 200. Now we have a pointer to integer p, which is a local variable to main. So this will be allocated in the stack frame of the main method. We have done a typecasting here because malloc returns pointer to void pointer, and p is an integer pointer. Now p stores the address of this block of memory, which is 200. So we have got some block of memory on the heap which we want to use to store an integer. Right now we do not know what's there in this particular block of memory. If we want to fill in something here, we need to dereference this location using the pointer p and then put in some value. In fact, the only way to use memory on heap is through reference. All the malloc function does is looks for some free space in the heap, books it or reserves it for you, and give back the pointer. And the only way you can access this particular block by keeping a pointer variable which will be local to your function. Now let us write something like this. After writing 10 in this particular block, I will go ahead and make one more call to malloc. When I make one more call to malloc, one more block of 4 bytes is allocated on the heap. Let us say the address is 400 for this block. Now the address that is returned by this second call to malloc, we store this address in the variable p. So what happens is that p is now pointing to the address 400. The next line writes 20 at this address. We allocated one more block and we modified the address in p to point to this block. The previous block will still sit in the heap. This memory we are still consuming. It will not be cleared off automatically.
At any point in our program, if we are done using some particular block of memory which is dynamically allocated using malloc, we also need to clear it because it is unnecessary consumption of memory, which is an important resource. So what we should have done here is that once we were done using this particular block of memory at 200, we should have made a call to the function free. Any memory which is allocated using malloc is cleared off by calling free, and to free we pass the pointer to the starting address of the memory block. So now with this code, this first block of memory will first be cleared, and then we will be pointing to another memory address. It is the responsibility of the programmer to clear anything on the heap if he has allocated it and does not need it any further. So if you see, in terms of the scope of the variable, anything allocated on the heap is not automatically deallocated when the function completes, like on the stack, and it does not need to live for the whole lifetime of the application like a global variable. We can control when to free anything on the heap, when to deallocate anything on the heap. If we wanted to store an array on the heap, like let's say we wanted to store an integer array, then all we do is make a call to the malloc asking for one block of memory equal to the total size of the array in bytes. So if we want an integer array of 20 elements, then we will make a call to malloc asking 20 into size of int, which will be 4 number of bytes. So what will happen now is that one big contiguous block of memory for 20 integers will be allocated on the heap, and we will get the starting address of this block. So we kind of get the base address of the array. This P will point here to the base address of this block, and then in our code we can use this 20 integers as P0, P1, P2 and so on. As we know, P0 is same as saying value at address P, and P1 is same as saying value at address P plus 1. This is what it means. One more thing, if malloc is not able to find any free block of memory, is not able to allocate some memory on the heap, it returns null. So for error handling, we need to know this, and we need to write our code appropriately. Malloc and free, the use of malloc and free is C style code. If we want to write the same code, same logic in C++, then there is not much difference. Instead of using these two functions, malloc and free, we will use two operators, new and delete, and write our code something like this. So instead of using malloc, we are using the गाइज यहाँ पे हम लोगों ने ये जो स्टैक एंड हीप वाला जो कंसेप्ट पढ़ा है, तो यहाँ पे जब अगर हम लोग कोई एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, वेदर वी राइट इन सी और एनी अदर लैंग्वेज, तो वो टाइम पे देखो यहाँ पे आपको जो बोला है ना कि यहाँ से हम लोग कोई कॉल, एक रीड कॉल पास होगा जो आपके डेटा को रीड करके लेके जाएगा, देन वो रजिस्टर पे रखेगा. सो दैट मीन्स हम लोगों ने हीप के ऊपर जो मेमोरी स्टोर किया है वहाँ पे जाएगा, वहाँ पे ये डेटा स्टोर रहेगा. देन वहाँ से जब वो एग्जीक्यूशन के लिए जाएगा तो डिस्पैच होगा, यहाँ पे आएगा प्रोसेसर के पास. प्रोसेसर को जो भी दूसरे हार्डवेयर की ज़रूरत है, कुछ दूसरे सिस्टम कॉल्स की ज़रूरत है, वो होगा. देन फाइनली आउटपुट जनरेट होके वो वापस कहाँ पे जाएगा, यूज़र स्पेस पे वापस चले जाएगा. वहाँ से वो स्टैक पॉइंटर आपका इंक्रीमेंट होगा, मतलब उसके बाद का जो इंस्ट्रक्शंस आपने कोड में लिखे वो देन यहाँ पे सेम वे में फॉलो होंगे. सो ये जो स्टैक पॉइंटर है और हीप होता है वो क्या होता है, वो समझाने के लिए मैंने बताया. सो अभी अगर आप वो सेम एग्जांपल अगर ये डायग्राम पे देखोगे तो आपको इजीली समझ में आएगा कि हम लोग के पास कौन से चीज़ें यहाँ पे स्टैक पे काम करेंगे. यूज़र प्रोग्राम में स्टैक पॉइंटर पे क्या क्या चीज़ें रहेंगे. और देखो ये पॉइंटर जो है ना, स्टैक पॉइंटर हमेशा इंक्रीमेंट होते जाएगा. मतलब अभी हम लोगों का जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो आपने दिए थे प्रोसेस हो गए, तो उसके बाद में स्टैक पॉइंटर किस पे जाएगा, नेक्स्ट लाइन पे जाएगा, है ना. उसके बाद वाले इंस्ट्रक्शन वो एग्जीक्यूट करेगा. तो यहाँ पे वो सेम एग्जाम्पल दिया है, देखो, ठीक है. सो अभी आप जब अगर पढ़ेंगे इसको तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा. ओके, नेक्स्ट इज ब्रीफ अबाउट वर्चुअल मेमोरी, आर्किटेक्चर ऑफ ओएस एंड नेसेसरी डायग्राम्स, व्हाई इट इज रिक्वायर्ड. अब देखो वर्चुअल मेमोरी, आपने वर्चुअल मशीन हम लोगों ने प्रैक्टिकल्स के लिए देखा था, ठीक है. उसको मेन आपको बताने का रीज़न यही था, हम लोग के पास कंप्लीट एक हार्डवेयर है,
अब वो हार्डवेयर के ऊपर हम लोगों ने वर्चुअल मशीन बनाया, और वो जो वर्चुअल मशीन बनाया उसके ऊपर मैं अलग अलग टाइप के एप्लीकेशंस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकता हूँ, ठीक है। और उसके लिए अगर आप देखेंगे हम लोग के पास वर्चुअल मेमोरी आर्किटेक्चर रहता है ऑपरेटिंग सिस्टम पे, जहाँ पे आप वर्चुअली ऐसे मेमोरीज जो है वो ऐसे वर्चुअल मशीन को अलोकेट कर सकते हैं और उसके ऊपर दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो पाएंगे। जैसे अगर मैं VMware अभी इंस्टॉल करूँगा तो उससे क्या होगा, एक VMware के ऊपर मैं 2-3 अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकता हूँ। आप ट्राई करके देखना, पॉसिबल है ये। तो जैसे मैंने VMware यूज़ किया, उसके ऊपर एक वर्चुअल मशीन बनाया जिस पे मैंने विंडोज़ 10 डाल दिया, दूसरा एक वर्चुअल मशीन बनाया उसके ऊपर मैंने लिनक्स डाल दिया, तीसरे के ऊपर विंडोज़ XP या विंडोज़ 7 डाल दिया, फोर्थ के ऊपर मैंने जो हम लोगों का सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ऐड कर दिया, विंडोज़ सर्वर 2012 या 2010 या 2016, ऐसा कोई ऑपरेटिंग सिस्टम डाल दिया। तो आप देखो कि हम लोग एक वर्चुअल मशीन जो बनाते हैं, मतलब एक नहीं मल्टीपल वर्चुअल मशीन बनाते हैं, एक वर्चुअल मशीन बनाने का सॉफ्टवेयर यूज़ करके, लाइक VMware या ओरेकल वर्चुअल मशीन, जिसके थ्रू आप मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम, n नंबर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आप अपने एक कंप्यूटर पे इंस्टॉल कर सकते हैं। अब ये कितने हो गए, ये आपके सर्वर के कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। सो वही यहाँ पे आपको बताया हुआ है, ठीक है। सो कन्वर्जन मॉनिटर सिस्टम, आपका जो मॉनिटर सिस्टम है उसमें क्या होगा, एप्लीकेशन हैविंग फीचर्स ऑफ डेवलपिंग प्रोग्राम, आपके जो लैंग्वेज रहेंगे सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा, बराबर है। सो यहाँ पे क्या बोला है, जब मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम अगर हम लोग यूज़ करते हैं, रिसोर्सेज ऑफ सिंगल मशीन इन डिफरेंट मैनर, तो क्या होगा, एक ही सिंगल मशीन के रिसोर्सेज मल्टीपल पर्पस के लिए डिवाइड हो जाएंगे। लाइक वी हैव अ कंट्रोल प्रोग्राम। अब कंट्रोल प्रोग्राम जो है, इट्स द मेन विच क्रिएट्स एन एनवायरनमेंट इन विच वर्चुअल मशीन कैन एग्जीक्यूट। रिमेंबर, आपका वर्चुअल मशीन अगर एग्जीक्यूट हो रहा है, मतलब आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम अगर चालू हो रहा है, तो वो किसके थ्रू हो रहा है, मेन रीजन क्या है उसका, कंट्रोल प्रोग्राम, जिसमें क्या रहेगा, एडिटर रहेगा, लैंग्वेज ट्रांसलेटर रहेगा, बराबर है। मतलब अगर मैं विंडोज़ कंप्यूटर के ऊपर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम चालू कर रहा हूँ, जैसे रेडिट इंस्टॉल करना हम लोगों ने देखा था, तो वो रहेंगे। और उसके साथ में आप सपोज दूसरे, लाइक आप विंडोज़ के ऊपर विंडोज़ ही डाल रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर अभी हम लोग दूसरे सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूट कर रहे हैं, वेरियस एप्लीकेशंस चला रहे हैं, फोटोशॉप है और कोई एप्लीकेशन है, तो भी ये सेम वे में चलेगा। रिमोट स्पूलिंग कम्युनिकेशन सिस्टम, इट प्रोवाइड्स वर्चुअल मशीन विद द एबिलिटी टू ट्रांसमिट एंड रिसीव फाइल्स इन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। मतलब मैंने एक कोई फाइल मेरे वर्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम पे बनाया, वर्चुअल मशीन इंस्टॉल करके उसके ऊपर मैंने कोई एक फाइल बनाया है, उसको आप दूसरे अपना जो रियल ऑपरेटिंग सिस्टम आपके कंप्यूटर के ऊपर है उसके ऊपर रिसीव कर सकते हैं, या वहाँ पे आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। सो कोई एक नेटवर्क आर्किटेक्चर कैसे काम करेगा ना, वो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। इसके लिए वी हैव रिमोट स्पूलिंग। स्पूलिंग का मतलब क्या रहता है, आप जब कोई एक काम कर रहे हो ना, जैसे प्रिंटर है, प्रिंटर को अगर मैंने 10 पेज प्रिंट करने दिया है, तो 10 पेज एक साथ प्रिंट नहीं हो जाएंगे, वो क्या करेगा, बाकी का बफर करके रखेगा, तो वो स्पूलिंग जॉब में आपको दिखेगा क्योंकि कितना पेज प्रिंट हो गया, कितना बाकी है। सो सेम वे, जब मैं वर्चुअल मशीन पे कोई एक फाइल बनाता हूँ और उसको जब मैं अपने रियल कंप्यूटर पे ट्रांसफर कर रहा हूँ, सेंड कर रहा हूँ, रिसीव कर रहा हूँ, तो वो टाइम पे वहाँ पे भी क्या होगा, एक स्पूलिंग कम्युनिकेशन सिस्टम रेडी होगा कि जब अगर मैं कुछ टास्क कर रहा हूँ, वो अगर पेंडिंग है, खत्म हुआ नहीं है, तो वो टाइम पे वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखेंगे। देन उसके आगे क्या है, अगर कोई सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आ रहा है वर्चुअल मशीन के, तो वो टाइम पे कौन हेल्प करेगा आपको, ये फोर्थ वाला पॉइंट, इंटरैक्टिव प्रॉब्लम कंट्रोल सिस्टम। लाइक मेरे कंप्यूटर में तो वाईफाई कनेक्ट हो रहा है, लेकिन वर्चुअल मशीन पे कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हम लोग के वाईफाई ड्राइवर्स प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहे वर्चुअल मशीन पे, या ऐसा कोई प्रॉब्लम हो सकता है ना। सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दिस विल हेल्प यू। ओके, अब नेक्स्ट देखो, आपको नेक्स्ट आपको यहाँ पे क्या बोला, एक्सप्लेन बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स ऑफ एक्सोकर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पे आपको क्या बोला है, कन्वेंशनल ऑपरेटिंग सिस्टम ऑलवेज हैव एन इम्पैक्ट ऑन परफॉर्मेंस, फंक्शनलिटी एंड स्कोप ऑफ एप्लीकेशन। कन्वेंशनल मतलब जो आज के टाइम पे हम लोग जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं क्या करते हैं, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम अगर ज़्यादा एडवांस भी हो गए, तो भी आपका कंप्यूटर अगर उतना कैपेबल नहीं है, जैसे अगर मैं विंडोज़ 10 डाल रहा हूँ लेकिन मेरा कंप्यूटर पुराना है,
तो भी क्या होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम का परफॉर्मेंस के ऊपर कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि आपका कंप्यूटर पुराना है, उसका उतना कैपेसिटी नहीं है जितना फास्ट, जितना कैपेबल, जितने एडवांस फीचर्स के साथ में विंडोज़ 10 आया हुआ है। या फिर ये हो सकता है कि आपका कंप्यूटर नया है लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम पुराना है, तो उसमें क्या होगा, आपका कंप्यूटर के पास इतना कैपेसिटी है लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम इतना फास्ट वर्क नहीं कर रहा है, तो वो वापस कहीं ना कहीं वहाँ पे भी परफॉर्मेंस में इम्पैक्ट होता है। उससे इम्पॉर्टेंट बात, आपने कभी देखा रहेगा कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना वो 32 या 64 बाइट्स होता है। एक सेकेंड, यहाँ पे अगर आप देखेंगे, अगर हम लोग मैं कंप्लीट स्क्रीन शेयर करता हूँ। मैं यहाँ पे सपोज अभी ये दिस कंप्यूटर पे हूँ, मैं प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ। सो प्रॉपर्टीज़ में जब मैं यहाँ पे जाऊँगा, सो देखो यहाँ पे आपको वो बताएगा कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना वो कितने बिट्स का है। जैसे यहाँ पे वो क्या बता रहा है, कहाँ गया, हाँ ये देखो, सिस्टम टाइप्स 64 बिट्स, ठीक है, 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इसका मतलब क्या है कि आपका ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो 64 बिट ऑफ डेटा एट अ टाइम इट कैन प्रोसेस, और इट कैन गिव, ये प्रोसेस नहीं करेगा एट अ टाइम 64 बिट ऑफ डेटा इट कैन हैंडल, एंड इट कैन हैंड इट ओवर टू अदर प्रोसेसर। सो अब यहाँ पे क्या बोला है, x64 बेस्ड प्रोसेसर अगर आपका रहेगा, मतलब प्रोसेसर का कैपेसिटी भी अगर इतना है तो ही ये 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम इस पर प्रॉपरली काम करेगा। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे पास जो प्रोसेसर है वो 64 बिट का है, ठीक है, और जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी 64 बिट का है। मतलब जितना डेटा ऑपरेटिंग सिस्टम एट अ टाइम देख सकता है उतना ही डेटा प्रोसेसर एट अ टाइम एक्सेप्ट करके प्रोसेस कर सकता है। लेकिन अब प्रॉब्लम कभी आता है, परफॉर्मेंस में इशू कब आता है, जब मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम सपोज 64 बिट का है और मेरा प्रोसेसर 32 बिट्स का है, तो काम ही नहीं करेगा, क्योंकि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जितना डेटा दे रहा है उससे आधा डेटा आपका प्रोसेसर एट अ टाइम प्रोसेस कर रहा है। सो मतलब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत फास्ट है लेकिन आपका प्रोसेसर स्लो है, उसकी वजह से दोनों में कहीं ना कहीं मिसमैच हो रहा है, और उसकी वजह से आपका कंप्यूटर जो है उसमें कहीं ना कोई प्रॉब्लम आएंगे। सेकेंड पॉइंट में क्या होता है, कभी कभी मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम 32 बिट का है, ठीक है, मतलब मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम 32 बिट ऑफ डेटा एट अ टाइम ले सकता है, प्रोसेस कर सकता है, जो भी है, ठीक है, 32 बिट ऑफ डेटा, उससे ज़्यादा नहीं, मैक्सिमम वही साइज है उसका। लेकिन मेरा जो प्रोसेसर है ना वो 64 बिट्स का है, तो अब क्या होगा, मेरा प्रोसेसर जो है वो 64 बिट्स ऑफ डेटा एट अ टाइम प्रोसेस कर सकता है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम 32 बिट डेटा ही दे रहा है, मतलब उसका जो कैपेसिटी है उससे आधा ही दे रहा है। तो उसके बाद क्या होगा, अगर मेरे कंप्यूटर में अगर 8 GB रैम है ना, तो मेरा कंप्यूटर 4 GB रैम ही यूज़ करेगा, मतलब आपके कंप्यूटर का जो भी कैपेसिटी है वो डायरेक्टली हाफ यूटिलाइज होगा, हाफ आपका कंप्यूटर का कैपेसिटी या लैपटॉप का कैपेसिटी यूटिलाइज ही नहीं होगा, ठीक है। सो मेन प्रॉब्लम्स जो है यहाँ पे हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना, ये कन्वेंशनल ऑपरेटिंग सिस्टम ऑलवेज हैव एन इम्पैक्ट ऑन द परफॉर्मेंस, फंक्शनलिटी एंड स्कोप ऑफ एप्लीकेशन दैट आर बिल्ट on them because OS is positional between the application and the physical hardware। तो ये देखो कन्वेंशनल ऑपरेटिंग सिस्टम में कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस पे जो इम्पैक्ट आता है ना, तो वो मेन इम्पैक्ट कब आता है, जब आपका हार्डवेयर और आपका सॉफ्टवेयर जो है ना वो मिसमैच होता है। जैसे मैंने क्या बोला, मेरा हार्डवेयर मतलब मेरा जो प्रोसेसर है वो 64 बिट्स का है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो 32 बिट्स का है। आप देखो, आपको ब्लू स्क्रीन एरर आपने देखे रहेंगे, ब्लू स्क्रीन एरर इन विंडोज। तो ये ब्लू स्क्रीन एरर्स जो पहले आते थे ना बहुत बार, आज भी किसी को आते रहेंगे, तो वो जो ब्लू स्क्रीन एरर आने का मेन रीजन ही स्टार्ट यहाँ से होता है कि आपका प्रोसेसर कैपेसिटी और आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम का कैपेसिटी है वो मिसमैच हो रहा है। आपका कंप्यूटर ज़्यादा फास्ट काम कर रहा है या आपका कंप्यूटर ज़्यादा स्लो काम कर रहा है कंपेयर टू योर ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। सो बहुत सारे कंप्यूटर्स पे ये प्रॉब्लम एनकाउंटर होता है, और वो एनकाउंटर होना चालू ही यहाँ से होता है। यहाँ पे क्या बोला है, ये प्रॉब्लम्स जो है वो हम लोगों ने मतलब कोई आइडेंटिफाई किया है, यू रीस्टार्ट योर कंप्यूटर। आप रीस्टार्ट करेंगे, थोड़े टाइम चलाएंगे, वापस कोई ना कोई ऐसे एरर्स आता है। सो एक सबसे इम्पोर्टेंट मेन रीजन जो था ना वो ऐसा ही कुछ था कि ये कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से जो है ना वो आपका कंप्यूटर जो है वो प्रॉपरली काम नहीं कर पा रहा था।
तो यहाँ पे ये जो है ना वो उसके परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट डालता है। क्यों? बिकॉज आपका कैपेसिटी जो है वो कहीं ना कहीं मिसमैच हो रहा है ना। मैं जितना अब देखो कि अगर सपोज मैं एक ऑपरेटिंग सिस्टम हूँ, मैं लेक्चर दे रहा हूँ, आप वो जो मैं लेक्चर दे रहा हूँ जो भी कुछ बोल रहा हूँ उसको आप सुन रहे, समझ ले, अब्जॉर्ब कर रहे हैं। जितना मुझे समझ में आता है कि आप अब्जॉर्ब कर रहे हो उसको, अभी कर रहे नहीं कर रहे वो पता नहीं, लेकिन हो रहा है। अब यहाँ पे सपोज मैं आपको जो डेटा प्रोवाइड कर रहा हूँ वो सपोज है 64 बिट ऑफ डेटा, मतलब आप जितना अब्जॉर्ब कर पा रहे हैं या आप जितना समझ पाएंगे उससे डबल डेटा मैं दे रहा हूँ। तो क्या हो गया? परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट आया। मैं तो बोलने के लिए बहुत कुछ बोल दिया, मैंने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी है, लेकिन उसके सामने उतना हुआ नहीं। गेटिंग? सो उससे क्या होगा? वापस कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगा। सो वी हैव अ exokernel attempt to address this problem by eliminating notion that an operating system must provide abstraction upon which to build application. The idea is to impose a few abstraction as possible on developer and to provide them with a liberty to use abstraction as and when required. एब्स्ट्रैक्ट व्यू है क्योंकि आपको अगर परफॉर्मेंस ज़्यादा करना है तो आप यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट व्यू यूज़ करेंगे। डेवलपर के लिए हम लोगों ने विंडोज 10 के अंदर स्पेशल डेवलपर मोड स्टार्ट किया हुआ है। आप देखो यहाँ पे यू विल फाइंड डेवलपर मोड इन विंडोज 10। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे वी हैव दिस डेवलपर मोड इन विंडोज 10। सो डेवलपर मोड अगर आप एक्टिवेट करते हैं तो उसका बेनिफिट क्या होगा? ऑल सारे जो आपके रिसोर्सेज जो है ना वो डेवलपर मोड पे ही एक्सेस होंगे विंडोज 10 में। आपके एक्स्ट्रा बाकी के जो टाइम पास जो चीज़ है वो आपका हो नहीं पाएगा आपके कंप्यूटर पे। ये स्पेशली वर्क करेगा डेवलपमेंट पर्पस के लिए ही। तो आपका बेस्ट परफॉर्मेंस यहाँ पे मिलेगा डेवलपर के लिए। कैसे स्विच करते हैं वो भी यहाँ पे बताया हुआ है आपको, ठीक है। सो यहाँ पे आपको वो बताया कि ये जो भी प्रॉब्लम आता है ना, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का मिसमैच होता है, परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट होता है, तो आप वो टाइम पे अपने ऑपरेटिंग सिस्टम, अपने हार्डवेयर को कोई एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए डेडिकेट कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा? ये लिबर्टी आपको मिला हुआ है, ठीक है। सो उससे क्या होगा कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है या परफॉर्मेंस जो है वो बहुत लिमिट तक बढ़ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे क्या बोला? सम बेनिफिट या फीचर्स ऑफ एक्सोकर्नल जब अगर हम लोग यूज करते हैं, जो आपको ये एब्स्ट्रैक्ट वे में प्रोवाइड करता है, जिससे क्या होगा? आपका कंप्यूटर का परफॉर्मेंस जो है आप मेंटेन कर पाएंगे। सो बेटर सपोर्ट फॉर एप्लीकेशन कंट्रोल, कोई एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन कंट्रोल कर सकते हैं आप, कितना वो मेमोरी यूज करेगा, कैसा परफॉर्मेंस उसका होना चाहिए। सेपरेट सिक्योरिटी मैनेजमेंट हो सकता है, वही अलग अलग बात है। देन बेनिफिट क्या रहेंगे? परफॉर्मेंस आपका इम्प्रूव हो जाएगा, ज़्यादा एफिशिएंसी हो जाएगा, ज़्यादा आपका कंप्यूटर हैंग नहीं होगा, वो ब्लू स्क्रीन टाइप के कुछ एरर्स आ रहे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ये सारी चीज़ें आएंगे, बराबर है। उसके आगे ड्रॉबैक्स क्या बोले? सम ऑफ द ड्रॉबैक्स ऑफ एक्सोकर्नल ओएस लाइक इट विल रिड्यूस द कंसिस्टेंसी, बराबर है। देन कॉम्प्लेक्स डिजाइन जो रहेंगे वो यहाँ पे सिंपल हो जाएंगे, सिंपल है, ओके। नेक्स्ट वी हैव इज टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। सो वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। वन बाय वन हम लोग ये टाइप्स जो है इसको समझते हैं, ठीक है। बट अभी आपका ये लेक्चर जो है वी आर अबाउट टू फिनिश विद दिस लेक्चर। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ते हैं, ओके। अब हम लोग जो एक छोटा सा टॉपिक देखेंगे वो आगे के हम लोगों के बहुत सारे जो कंसेप्ट्स है वो डिस्कस करने के लिए इम्पोर्टेंट है, दैट इज टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ध्यान से देखना, ध्यान से देख लो एक बार। दोस्तों आपने नहीं देखे हैं तो यहाँ पे हैं, क्या करेंगे। ये प्रकार के आपके हो सकते हैं। तो देखिए, अगर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन वगैरह देखनी है क्या होती है, मैंने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, तो वहां से जाके आप देख सकते हैं। फिर से वही बात मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने के मूड में अभी नहीं हूँ, तो मैं सीधे यहाँ पे टाइप्स पे आ रहा हूँ। देखिए, वैसे तो देखा जाए तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बहुत सारे टाइप्स निकल सकते हैं, सिंगल यूजर, मल्टीपल यूजर, बहुत सारे ऐसे टाइप्स निकल सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे मेन जो टाइप्स हैं वो आपसे यहाँ पे डिस्कस किए हैं। तो जैसे आपका होता है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, और आजकल मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम से भी आपके क्वेश्चंस निकलते हैं।
तो ये तो है आपके टाइप। अब हम देखेंगे एक एक करके इन सारे टाइप्स के बारे में क्या उनकी खासियत होती है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बैच ऑपरेटिंग सिस्टम से। तो देखिए बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, यहाँ पे लिखा है द यूजर ऑफ बैच ऑपरेटिंग सिस्टम डू नॉट इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर डायरेक्टली। देखिए बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि इसमें जो यूज़र होता है, जैसे आप यूज़र होते हैं जो कंप्यूटर को यूज़ करते हैं, वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम से डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करता है। क्या करते हैं कि जैसे मुझे कोई प्रोग्राम बनाना है तो मैं क्या करूँगा कि प्रोग्राम को ऑफलाइन डिवाइस पे, जैसे पंच कार्ड हो गया, इन सब पे बना करके और कंप्यूटर ऑपरेटर को हैंडल कर दूंगा। एक कंप्यूटर ऑपरेटर जो उस कंप्यूटर को चला रहा होगा उसको मैं हैंडल कर दूंगा। तो कंप्यूटर ऑपरेटर क्या करेगा, जो भी एक तरह की आपकी जॉब्स होती हैं सिमिलर टाइप्स की, उनका एक बैच बनाता है, फिर वो बैच आपका ऑपरेटिंग सिस्टम में डाला जाता है। तो फिर ऑपरेटिंग सिस्टम आपका प्रोग्राम यहाँ पे जो भी उसको प्रोसेस करना होता है सारा वो प्रोसेस करता है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी ये खासियत इसकी तो ये थी कि यहाँ पे यूज़र से आपका कोई भी इंटरेक्शन होता ही नहीं था ऑपरेटिंग सिस्टम का। यही सबसे इसकी बुरी बात थी कि अगर आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट नहीं कर सकते हैं, केवल आप प्रोग्राम बना के ऑफलाइन मोड में पंच कार्ड में जाके दे देते थे और उसके बाद जो ऑपरेटर होता था वो उसको लगा देता था जॉब में। उसके बाद कंप्यूटर का ही सारा काम होता था, वो एक एक जॉब को लेता था, एक एक बैच को लेता था और उसके बाद फिर सबको पूरा कंप्लीट करके ही फिर वो आगे बढ़ता था। तो यहाँ पे आगे आपको दिखा दूँ कि कुछ इस तरह का आपका होता था। ये देख रहे हैं ना, पुराने ज़माने में जैसे ये सब लोग यहाँ पे ये कंप्यूटर ऑपरेटर कहलाते थे। तो ये सारे लोग इसमें कंप्यूटर ये आपको दिख रहा है, इस तरह का कुछ होता था। तो जो भी आप जॉब पंच कार्ड वगैरह में देते थे तो कंप्यूटर ऑपरेटर उन्हें डालते थे, फिर सारा काम आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का ही होता था। इस ऑपरेटिंग सिस्टम की सबसे ख़राब बात क्या थी, मान लीजिए अगर आपको यहाँ पे मैं चित्र बना के दिखा पाऊँ कि मान लीजिए आपके पास यहाँ पे बहुत सारे जॉब्स हैं, मान लीजिए उनका एक कलेक्शन है, यहाँ पे आपने बैच बना रखा है। बैच का मतलब क्या, कई सारे जो सिमिलर तरह की जॉब्स होंगी। जॉब्स का मतलब क्या, कोई प्रोग्राम है उनका आपने एक पूरा बंडल सा बना लिया तो उसको हम बोलेंगे बैच। मान लीजिए यहाँ पे बैच 1 है और यहाँ पे इसके बाद आपका लगा हुआ है बैच 2 है। तो ये आपका मान लीजिए यहाँ पे CPU है। तो क्या होगा कि ये आपकी मेन मेमोरी में सारे के सारे क्यू में रहते हैं एक के बाद एक। तो अगर यहाँ से ये बैच 1 इस CPU में आता है अपने को परफॉर्म करवाने के लिए, जो भी प्रोसेस होना है सब करवाने के लिए CPU के पास आता है, तो जब तक ये पूरा इसकी प्रोसेसिंग ख़त्म नहीं हो जाएगी, मतलब शुरू से लेके अंत तक जब तक पूरा प्रोसेस ख़त्म नहीं हो जाएगा, CPU किसी दूसरी जॉब को या दूसरे बैच को यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं करता है। तो कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए बैच 1 काम कर रहा है, बैच 1 के काम करते समय जो भी प्रोसेस हुआ उसके बाद वो कहीं पे आपका इनपुट आउटपुट की अगर कहीं पे नीड हुई तो वो इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस में आप इस प्रोसेस में चला गया, तो उतनी देर के लिए CPU क्या हो जाएगा खाली, क्योंकि इसके पास आप बैच 1 की जॉब भी नहीं, क्योंकि वो इनपुट आउटपुट के लिए आपकी बाहर भेज दी गई है। तो CPU इतने समय तक क्या पड़ा रहेगा, एकदम आइडल पड़ा रहेगा। जैसा कि आपको पता होगा आइडल का मतलब क्या, कि इसके पास कोई भी काम नहीं होगा, बस ये खाली आपका बैठा रहेगा, आइडल पड़ा रहेगा। तो अगर इसी टाइम में दूसरा काम भी हो जाता तब तो CPU और हमारे लिए भी अच्छा होता। तो इसी वजह से क्या होता था, इस तरह के जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते थे उसमें क्या टाइम बहुत ज़्यादा लगता था। क्योंकि कई बार क्या होता था इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के दौरान भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था। तो जब तक ये फिर से वापस आएगा नहीं, पूरा प्रोसेस जब तक ये कंप्लीट नहीं कर देगा तब तक ये दूसरे जॉब को यहाँ पे कॉल नहीं करता था एग्जीक्यूट करवाने के लिए। तो जब ये कंप्लीट हो जाएगा फिर यहाँ से दूसरा बैच उठाया जाएगा, फिर तीसरा बैच आएगा एक एक के कंप्लीट होने के बाद। और दूसरी इसकी बुरी बात क्या थी कि ये काम करता था केवल, जैसे अगर एकदम अर्ली की बात करूँ, जब शुरुआत में बना था तो ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे काम करता था। मतलब जो पहले आएगा उसका काम पहले होगा। मान लीजिए बैच 1 पहले आया तो बैच 1 जब तक पूरा कंप्लीट नहीं हो तब तक बैच 2 को कॉल नहीं करा जाएगा। तो मान लीजिए अगर बैच 1 का जो टाइम है वो लॉन्ग टाइम का आपका जॉब है, बहुत लंबा कोई जॉब आपने दे दिया है, और बैच 2 वाला आपका जो जॉब है वो आपका शॉर्ट टाइम का जॉब है, कम समय का जॉब है, तो तब पर भी वो ऐसा नहीं करेगा कि छोटे कम समय वाले को पहले कर ले फिर लॉन्ग समय वाले को बाद में एग्जीक्यूट कराए। वो पहले जो आया है पहले लॉन्ग समय के लिए जो बहुत ज़्यादा टाइम लेगा उसको एग्जीक्यूट कराएगा, फिर आपका जो थोड़े समय के लिए है फिर वो वापस आएगा। हालांकि बाद में एक दूसरा इसका टाइप बना था, इसी में थोड़ा इम्प्रूवमेंट लाई गई थी, जिसमें आपका शॉर्टिंग हो जाती थी कि जो भी आपकी जॉब्स होती थी कम समय वाली पहले वो एग्जीक्यूट होती थी, फिर उसके बाद फिर लॉन्ग टाइम वाली जॉब्स एग्जीक्यूट होती थी। ये बाद में आपका हुआ था इसमें चेंजेस। ठीक है, तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। जब आपके बहुत सारे प्रोग्राम्स या जॉब्स, ये जो हम लोग बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में जो पढ़ रहे हैं कि कौन से टाइप के जॉब कभी एग्जीक्यूट होंगे,
वो आगे जो हम लोग एल्गोरिदम्स कुछ देखेंगे, टेक्निक्स देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम में, उसके लिए काम का रहेगा। सो ध्यान से थोड़ा सुनना ये। उसको एक कलेक्शन बना दिया जाए और उसके बाद सीपीयू को दिया जाए परफॉर्म करने के लिए, तो आपका बैच ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता था। नेक्स्ट आ जाते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है कि जैसा अभी हमने देखा था बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको हम कह सकते हैं सिंगल प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, एक बार में केवल एक ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता था बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब क्या है कि मान लीजिए आपके पास यहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम है, मान लीजिए लेता हूँ P1 प्रोग्राम है, P2 प्रोग्राम है, P3 प्रोग्राम है, सब ऐसे लाइन में लगे हुए हैं आपकी मेन मेमोरी में। ठीक है, सारी की सारी मेन मेमोरी में आपके लाइन में लगे हुए हैं एग्जीक्यूट होने के लिए। और ये आपका क्या है, सीपीयू है मान लीजिए। ओके, तो सीपीयू 1 को कॉल करता है। मान लीजिए सबसे पहले आपका अगर प्रोग्राम 3 आया था, सबसे पहले प्रोग्राम 3 को कॉल करेगा, तो प्रोग्राम 3 आपका एग्जीक्यूट होगा सीपीयू के अंदर। और उसको अगर इनपुट आउटपुट किसी ऑपरेशन की जरूरत है, वो यहाँ सीपीयू से बाहर गया इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए, तो इतने समय में जो सीपीयू आपका आइडल हो जाता था बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो अब ये आइडल नहीं होगा। जितनी देर खाली है उतनी देर में फिर ये आपको P2 को बुला लेगा एग्जीक्यूट कराने के लिए। तो अब यहाँ पे P2 एग्जीक्यूट करने लगेगा और वैसा ही यहाँ पे काम चलता रहता था। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, कि यहाँ पे एक बार में केवल एक प्रोग्राम नहीं, एक साथ कई सारे प्रोग्राम यहाँ पे परफॉर्म होते थे। तो इस आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की आने की वजह से क्या हुआ था कि जो टाइम था वो कम लगने लगा था, और जो सीपीयू की यूटिलाइजेशन थी, कह लीजिए कि कितना ज़्यादा से ज़्यादा उसे आप यूटिलाइज कर सकते थे, मैक्सिमाइज कर सकते थे उसकी यूटिलाइजेशन को, वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो गई थी। अगर यहाँ पे सीपीयू का आइडल पड़ा रहता तो क्या काम था, सीपीयू का कोई काम नहीं था, इतनी देर में भी मल्टी प्रोग्रामिंग वाले में हम दूसरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करा सकते थे। तो यहाँ पे क्या होता था कि सीपीयू कभी भी फ्री नहीं होता था, तो उसको हम अधिक से अधिक उपयोग कर पाते थे मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग, जैसा कि आपको नाम से समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे जो समय है वो साझा किया जाता था। कि टाइम शेयरिंग जो भी टेक्निक्स होती थी उसमें क्या होता था कि बहुत सारे लोग आपके अलग अलग जगह से आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कनेक्ट हो सकते थे। मान लीजिए आपके, मैं कॉलेज की बात कर लूँ कि आपका कोई कॉलेज है, तो वहाँ पे बहुत सारे टर्मिनल्स होंगे, अलग अलग कंप्यूटर्स लगे होंगे, और सारे के सारे कंप्यूटर्स किसी एक आपके टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम से कनेक्टेड होते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि सारे लोग एक साथ अपने काम करते हैं और सारे लोगों का काम भी होता रहता है। ऐसा नहीं होता है किसी को वेट करना पड़ता है किसी भी काम के लिए। ऐसा होता क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो सीपीयू होता है, मान लीजिए आपका सीपीयू है, वो सीपीयू जितने भी आपके टर्मिनल यहाँ पे कनेक्टेड होते हैं, मान लीजिए प्रोग्राम 1 है, ये प्रोग्राम 2 है, ये प्रोग्राम 3 है, ये सब को कुछ ना कुछ थोड़ा ना थोड़ा टाइम यहाँ पे डिवाइड करके रखता है और सब में ये स्विच होता रहता है। और ये जो आपकी स्विचिंग होती है प्रोग्राम में, पहले इसको एग्जीक्यूट कराएगा फिर इसको, ये इतने कम समय में होता है, मतलब आपका माइक्रो सेकेंड में समझ लीजिए होता है कि हमको तो पता ही नहीं चल पाता है कि ये प्रोग्राम आपका अलग अलग एग्जीक्यूट हो रहा है, एक साथ एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। तो ये एक भ्रम सा क्रिएट करता है यूजर्स के लिए। सबको लगता है जैसे आप अपने कंप्यूटर में एक साथ, जैसे आप पावर पॉइंट ओपन कर लीजिए, उसके साथ साथ आप पीछे आप यूट्यूब भी ओपन कर लीजिए, यूट्यूब ओपन कर लिया आपने, उसके बाद आप अलग से अपने में कोई आप म्यूजिक चला लीजिए कंप्यूटर में, तो ये सारे काम आपके एग्जीक्यूट होंगे, सब आपको लगेगा क्या एक साथ ही एग्जीक्यूट हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, मल्टीटास्किंग का कॉन्सेप्ट लिया गया है। टाइम शेयरिंग में आपकी मल्टीटास्किंग आती है। मल्टीटास्किंग का मतलब क्या कि कई सारे आपके टास्क परफॉर्म होते हैं, लेकिन आपका जो टास्क होता है वो ऐसा होता है कि पहले आपका पावर पॉइंट का काम हो रहा होगा, थोड़े समय बाद यूट्यूब का, फिर आपका किस में आ जाएगा, फिर से वो म्यूजिक चलाने लगेगा, और ये सब इतना तेजी से स्विच होता है कि हमको लगता है सब कुछ एक साथ ही चल रहा है, कुछ भी अलग अलग से चल नहीं रहा है। ठीक है, तो ये होता है आपका टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसा कि आपको मैं चित्र में भी दिखा दूं, जैसे आपका ये सीपीयू है, यहाँ पे बहुत सारे यूजर्स इससे कनेक्टेड हैं, तो सब लोग काम करेंगे और सीपीयू देखिए सब को क्या करेगा, ये टाइम डिसाइड करके रखेगा। अभी ये यूजर 5 के पास है, तो यूजर 5 ने अगर कुछ कहा है तो यूजर 5 के पास है, फिर ये आपका स्विच होकर इधर आ जाएगा, फिर इधर आ जाएगा, फिर इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, मतलब सबको ये टाइम अपना देगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये आपका सीपीयू ऐसा स्विच होता जा रहा है। तो यही होता है आपका क्या,
टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। हालांकि इसकी कुछ कमियां भी होती हैं। इसकी कमियां देखिए क्या क्या होती हैं कि एक तो इसमें रिलायबिलिटी की प्रॉब्लम होती है। टाइम शेयरिंग में रिलायबिलिटी की प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि आपका सारा प्रोग्राम जो होता है सब टाइम शेयरिंग के ऊपर डिपेंड करता है और कहीं भी अगर डिले हो जाएगा तो आपका सिस्टम रिलायबल नहीं रह जाता है। दूसरी बात आती है कि क्वेश्चन ऑफ सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ यूजर प्रोग्राम एंड डेटा, क्योंकि यहाँ पे सारे लोग एक ही आपके सीपीयू से कनेक्टेड होते हैं तो सिक्योरिटी की प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ती है। फिर क्या है प्रॉब्लम ऑफ डेटा कम्युनिकेशन, आपके डेटा कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम भी इसमें टाइम शेयरिंग में फेस करनी पड़ती है क्योंकि यहाँ पे सारी चीज क्या होती है टाइम के अकॉर्डिंग ही हो रही होती है कि सबको थोड़ा थोड़ा अमाउंट टाइम यहाँ पे दिया गया है कितने समय बाद सबके पास ये आपका सीपीयू पहुंचेगा। तो अगर बहुत ज्यादा हर एक यूजर बहुत ज्यादा तेजी के साथ काम करेगा तो सीपीयू के लिए डेटा कम्युनिकेशन करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम? देखिए यहाँ पे लिखा है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज मल्टीपल सेंट्रल प्रोसेसर्स टू सर्व मल्टीपल रियल टाइम एप्लीकेशन एंड मल्टीपल यूजर्स। डेटा प्रोसेसिंग जॉब आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द प्रोसेसर्स अकॉर्डिंगली। मतलब क्या कि जो भी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो बने होते हैं उसमें मल्टीपल प्रोसेसर्स सेंट्रल प्रोसेसर मतलब कई सारे सेंट्रल प्रोसेसर्स होते हैं और वो आपके केवल एक जगह पे नहीं होते हैं, कई सारी लोकेशंस पे आपके वो अलग अलग आपके होते हैं जिससे आपके अलग अलग तरह के यूजर्स उसको एक्सेस कर पाते हैं। तो इसमें जो डेटा प्रोसेसिंग की जॉब होती है वो आपकी ऐसे इंडिपेंडेंटली आपकी परफॉर्म होती है। ऐसा नहीं है कि आपका किसी एक जगह सेंट्रली कहीं परफॉर्म होगी, वो आपकी डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है अलग अलग प्रोसेसर्स में जैसी जिसकी नीड होती है। तो इस तरह का काम होता है आपका डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में। और यहाँ पे जितने भी आपके सिस्टम्स होते हैं वो सारे के सारे जैसे यहाँ पे बताया गया है कि हाई स्पीड बसेज या टेलीफोन लाइन्स जो जैसा हम कहते हैं लैन जिसको हम कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क, उसके द्वारा सारे के सारे जो सिस्टम्स होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं जिससे कम्युनिकेशन पॉसिबल हो पाता है। तो यहाँ पे जैसे आपको मैं चित्र दिखा दूं, ये आपका आर्किटेक्चर है डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस का कि यहाँ पे ये देखिए ये आपका अलग सिस्टम है, ये अलग सिस्टम है, ये अलग सिस्टम है, ये सारे आपके अलग सिस्टम है और ये सारे के सारे एक कम्युनिकेशन नेटवर्क के द्वारा जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे कोई भी आपका डेटा का शेयरिंग नहीं होगी। मतलब ऐसा नहीं कि इसके कंप्यूटर के डेटा की शेयरिंग इसके साथ हो रही है, ऐसा नहीं है, बल्कि एक नेटवर्क के जरिए एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। कोई भी आपका अगर टास्क परफॉर्म करना है तो वो आप इन सब में से किसी में भी आप परफॉर्म करा सकते हैं। ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपका कहाँ पे परफॉर्म कराता है। मतलब कुल मिला के इस सिस्टम का प्रयोग किया जाता है आपके टास्क के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए कि जल्दी से जल्दी आप कितनी कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसकी आपकी कुछ खासियतें होती हैं। जैसा पहला क्या है कि विथ रिसोर्स शेयरिंग फैसिलिटी या यूजर एट वन साइट में बी एबल टू यूज रिसोर्सेज अवेलेबल एट द अनदर साइट। मतलब एक साइट पे जो आपके रिसोर्सेज उपलब्ध हैं उसको दूसरे साइट का यूजर भी यूज कर सकता है। किसकी हेल्प से? लाइन की हेल्प से, जो भी आपका कम्युनिकेशन लाइन है उसकी हेल्प से। फिर क्या है स्पीड ऑफ द एक्सचेंज ऑफ डेटा विथ वन अनदर वाया इलेक्ट्रॉनिक मेल। मतलब ईमेल का यूज करके इलेक्ट्रॉनिक मेल या कभी कभी हम FTP का भी इसमें यूज करते हैं, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का यूज करके डेटा का जो एक्सचेंज है उसको स्पीड अप कर सकते हैं। फिर कह रहे हैं कि इफ वन साइट फेल्स इन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम द रिमेनिंग साइट कैन पोटेंशियली कंटिन्यू ऑपरेटिंग। मतलब जैसे आपको फिर से अगर मैं चित्र दिखाऊं कि अगर मान लीजिए इसमें से एक कंप्यूटर ये आपका काम करना बंद कर देता है तो उसकी वजह से आपकी ये पूरी लाइन डिस्टर्ब नहीं होती है। अगर इस साइट ने काम करना बंद कर दिया, इस CPU ने काम करना बंद कर दिया, तो ऐसा नहीं है कि ये सारे बंद हो जाएंगे, सारे चारों अपने तो काम करते रहेंगे, एक और फेल हो जाएगा तो तीन अपना काम करते रहेंगे। तो ये होती है इसकी खासियत। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या होती है? खासियत होती है। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आया होगा डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, कैसे काम करता है। आगे हम देखते हैं नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम रन्स ऑन अ सर्वर एंड प्रोवाइड द सर्वर द कैपेबिलिटी टू मैनेज डेटा, यूजर ग्रुप्स, सिक्योरिटी, एप्लीकेशंस एंड अदर नेटवर्किंग फंक्शंस। मतलब कि ये कहाँ पे रन होता है? आपका सर्वर पे एक रन होता है, कोई भी आपका समझ लीजिए कोई कंप्यूटर है वहाँ पे ये रन होगा और सर्वर को ही सारी सुविधा उपलब्ध कराता है कि जो भी वहाँ का डेटा है, यूजर्स हैं, ग्रुप है, सिक्योरिटी, सबको वो मैनेज करे, कोऑर्डिनेट करे। कह रहे हैं कि द प्राइमरी पर्पज ऑफ नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम इज टू अलाउ शेयर्ड फाइल एंड प्रिंटर एक्सेस अमंग मल्टीपल कंप्यूटर्स इन अ नेटवर्क, टिपिकली अ लोकल एरिया नेटवर्क, अ प्राइवेट नेटवर्क टू
टू अदर नेटवर्क्स। कहने की जो प्राइमरी पर्पस है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का ये है कि ये अलाउ करता है फाइल शेयरिंग को जो कि आपके किसी और आपके सिस्टम पे मौजूद है, या फिर जो प्रिंटर की एक्सेस है, मतलब आपका एक ही प्रिंटर आपके पास मौजूद है। जैसे कॉलेजेस में एक प्रिंटर मौजूद होगा लेकिन उससे आपके सारे जो भी आपके लैब के कंप्यूटर्स हैं जुड़े होंगे। आप कहीं से भी कमांड देंगे तो वो उसी प्रिंटर के पास जाएगी कमांड और वहां से आप कोई भी प्रिंट आउट ले सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये भी आपका अगर देखें आप तो यहाँ पे आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड और नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में, क्योंकि आर्किटेक्चर वाइज दोनों सेम होते हैं, दोनों ही आपके लाइन से जुड़े हुए होते हैं या किसी भी आपकी हाई स्पीड बस से जुड़े होते हैं वहाँ पे सिस्टम्स। इसका भी आप आर्किटेक्चर देखिए तो वही सेम होता है कि इसमें भी आपका एक क्या होता है, आपका एक सेंट्रल प्रोसेसर होगा जिससे सारे के सारे आपके कंप्यूटर्स ये क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। इसमें बस डिफरेंस इतना सा होता है कि जो भी आपके नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम्स में आपके जो कंप्यूटर्स होते हैं उनको ये पता होता है कि यहाँ पे आपके कितने आपके मल्टीप्लिसिटी है कंप्यूटर्स की, लेकिन आपके डिस्ट्रीब्यूटेड में ये पता नहीं होता है कि मल्टीप्लिसिटी कितनी है कंप्यूटर्स की, तो वो नंबर उनको पता नहीं होता है। और दूसरी बात ये होती है कि यहाँ पे आपको कोई भी काम एक्सेस करना है तो सब कुछ आपका सर्वर पे डिपेंडेंट होगा, मतलब मेन सर्वर के थ्रू आपका सारा काम मैन्युअली आपका होता है। किसी को एक्सेस अलाउ करनी है तो सारा काम आपका सर्वर से, ये जो आपका बीच का सिस्टम है इससे होता है। और दूसरी बात क्या कि यहाँ पे अगर आपके इस सर्वर के किसी भी हार्डवेयर में प्रॉब्लम आती है तो इससे आपके सारे के सारे सिस्टम क्या होंगे, अफेक्टेड आपके होते हैं, जबकि डिस्ट्रीब्यूटेड में ऐसा नहीं होता था। तो ये सब इसकी कुछ है इनके बीच में अंतर जिनको आप याद रखिएगा। तो आपके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, जैसे विंडोज सर्वर 2013, विंडोज माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर 2008, यूनिक्स, लाइनेक्स, मैक ओएस, ये सब इसके क्या है, एग्जांपल्स हो सकते हैं। खासियत क्या क्या होती है कि सेंट्रलाइज सर्वर्स आर हाईली स्टेबल, कि यहाँ पे जो सेंट्रलाइज सर्वर्स होते हैं बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं। सिक्योरिटी इस सर्वर मैनेज, मतलब जो भी सिक्योरिटी होती है सब सर्वर के द्वारा मैनेज होती है, तो काफ़ी सिक्योर सिस्टम्स होते हैं। अपग्रेड टू न्यू टेक्नोलॉजी एंड हार्डवेयर कैन बी इजिली इंटीग्रेटेड इनटू द सिस्टम, क्योंकि सारी की सारी जो टेक्नोलॉजी होती है, जो भी आपके सॉफ्टवेयर अपग्रेड होते हैं सारे के सारे सर्वर डिपेंडेंट होते हैं। आप सर्वर पे सारी चीज़ें आप अपग्रेड करेंगे तो और सारे सिस्टम्स में वो अपने आप ही हो जाता है। तो ये सब इसकी क्या होती हैं, खासियत होती हैं नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम की। नेक्स्ट हम बात करते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ये काफी इंटरेस्टिंग है कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, या कभी कभी RTOS कहते हैं इसे, इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम इंटेंडेड to serve real-time applications which process data as it comes in typically without buffering delay। ये आपका इंपॉर्टेंट टर्म है कि यहाँ पे जो भी आप प्रोसेस को लाएंगे या जो भी डेटा को लाएंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, किसी भी एप्लीकेशन को लाएंगे उसको परफॉर्म कराने के लिए, उसे एग्जीक्यूट कराने के लिए, तो वहाँ पे आपका कोई भी डिले नहीं होता है, बफरिंग डिले इसमें पॉसिबल नहीं होता है। मतलब इसमें जो डेडलाइन होती है काम के खत्म होने की वो एकदम फिक्स होती है, उसमें किसी भी तरह का डिले बर्दाश्त नहीं किया जाता है। तो इस तरह के जो सिस्टम्स होते हैं मस्ट हैव वेल डिफाइंड फिक्स्ड टाइम कंस्ट्रेंट्स अदरवाइज द सिस्टम विल फेल, कि अगर यहाँ आपने सिस्टम को वेल डिफाइंड नहीं रखा है, फिक्स्ड टाइम कंस्ट्रेंट नहीं रखा है, तो इस तरह का सिस्टम क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। तो इन सब चीज़ों से बचाने के लिए आपको सिस्टम को एकदम वेल डिफाइंड रखना होगा और फिक्स्ड टाइम कंस्ट्रेंट रखना होगा। यहाँ पे सारा खेल केवल टाइम का ही होता है, टाइम एकदम स्ट्रिक्टली यहाँ बाउंडेड है, कितने टाइम में आपका टास्क खत्म होना है तो उसको उतने ही टाइम पे खत्म होना होगा, उसमें और किसी भी तरह की कोताही बरती नहीं जा सकती है। इनका यूज़ कहाँ पे किया जाता है, ज़्यादातर यूज़ किया जाता है जैसे आपका वेपन मैनेजमेंट सिस्टम जो भी होता है वहाँ पे, जैसे आपको मिसाइल छोड़नी है या आपको रॉकेट लॉन्च करना है कोई, तो वहाँ पे अगर आपने बटन दबाया तो ऐसा उसमें डिले नहीं हो सकता कि आप बटन दबा के बैठें 5 मिनट के बाद आपकी मिसाइल आगे बढ़ेगी, तो ऐसा वहाँ पे कुछ नहीं होता है। जितने भी आपके साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, जितने भी आपके रोबोटिक एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम ATC जैसा मैंने बताया था, सब जगह पे रियल टाइम ऑपरेट। ATC का मतलब क्या कि अगर वहाँ पे आपको किसी विमान की लोकेशन है वो पता करनी है और आपको रियल टाइम में पता ही नहीं कि लोकेशन उसकी कहाँ पे है, आपका सिस्टम स्लो है, तो अगर विमान 1000 फीट की ऊंचाई पे होगा तो 5 मिनट बाद आपको पता चलेगा कि वो 1000 फीट की ऊंचाई पे है, तब तक वो तो और नीचे आ गया होगा, तो जब तक आप उसे वार्न करेंगे तब तक तो विमान क्रैश हो गया होगा। तो इस तरह के जो सिस्टम्स होते हैं वो यहीं पे यूज किए जाते हैं। इसमें भी आपके 2 टाइप होते हैं, एक तो होता है आपका हार्ड रियल टाइम सिस्टम, हार्ड ही बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम। हार्ड रियल टाइम सिस्टम का मतलब क्या कि एकदम पक्का है, इसमें कोई भी 0.001% का भी डिले यहाँ पे बर्दाश्त नहीं किया जाता है। तो जितने भी आपके मिसाइल्स वगैरह
लॉन्च होती हैं वो सारा हार्ड रियल टाइम सिस्टम पे होती हैं। एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम हो गया, ये आपका हार्ड रियल टाइम सिस्टम पे होता है। यहाँ पे बिल्कुल भी डिले आपका बर्दाश्त नहीं होता है। वहीं दूसरी ओर आपका होता है सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम, यहाँ पे आपका थोड़ा बहुत डिले बर्दाश्त हो जाता है, मतलब एकदम स्ट्रिक्टनेस नहीं होती है। जैसे आपके बैंकिंग सेक्टर में आपके यूज होते हैं सिस्टम्स, जैसे आप कहीं आपने पैसा जमा किया, पैसा निकाला, तो जैसे आपने पैसा कहीं ट्रांसफ़र किया तो आपके अकाउंट से पैसा गया, दूसरे अकाउंट में पैसा पहुंचा, तो इसके बीच में थोड़ा सा आपका डिले हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे ही आपने डाला वैसे ही पैसा पहुंच गया हो, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिले आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम में। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हम मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम पे। तो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम आपके टोटल 4 टाइप्स के होते हैं। एक है एंड्रॉयड, एक है Symbian, एक है आपका iOS, हालांकि आई यहाँ पे आपका स्मॉल ही होता है, ये मेरे ख्याल से ऑटो करेक्ट हो गया। एक होता है आपका ब्लैकबेरी। तो आजकल हम जो यूज़ करते हैं अपने मोबाइल्स में, लगभग आपके 90% मोबाइल कहूँ या 95% आपका एंड्रॉयड सिस्टम ही आपका यूज़ हो रहा है। एंड्रॉयड सिस्टम आपका लाइनेक्स बेस्ड होता है, लाइनेक्स बेस्ड है, और ये आपका डेवलप किया गया था किसके द्वारा? गूगल के द्वारा। हालांकि ज़्यादातर लोग तो यही कहते हैं कि आपका ये गूगल के द्वारा डेवलप किया गया था, लेकिन ऐसी सच्चाई है नहीं कि गूगल के द्वारा डेवलप किया गया था। डेवलप ये किसी और के द्वारा किया गया था, नाम तो खैर मुझे भी याद नहीं है, लेकिन इसे बाद में गूगल ने खरीद लिया था उस व्यक्ति से, क्योंकि जिस व्यक्ति ने इसे डेवलप किया था उसको इसकी ताकत का अंदाजा नहीं था, या जब उसने डेवलप किया था तो ज़्यादा ये सक्सेसफुल हो नहीं पाया था। क्योंकि किसी एक आदमी, जैसे आज मैं अगर कोई अपना ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च कर दूं तो उसे कितने लोग पूछेंगे? कोई नहीं पूछेगा, सब लोग एंड्रॉयड पे ही टिके रहेंगे। लेकिन वही काम क्या किया कि गूगल ने उसको खरीद लिया, उसके बाद उसे अपनी तरीके से थोड़ा सा और मॉडिफाई किया, फिर आपका लेके आया एंड्रॉयड सिस्टम। तो जो आपकी अभी सबसे ज़्यादा पॉपुलर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स में ये पाया जाता है, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम ये है। लाइनेक्स आपका बेस्ड होता है, और ज़्यादातर जितने भी आपके फ़ोन है, स्मार्टफोन है, टैबलेट्स हैं, सब जगह ये यूज होता है, ठीक है। अभी लेटेस्ट बात करें एंड्रॉयड का कौन सा सिस्टम चल रहा है, तो मेरे ख्याल से ज़्यादा मैं मोबाइल से फेमिलियर तो रहता नहीं हूँ, मुझे पसंद नहीं है। तो मेरे ख्याल से इस समय एंड्रॉयड N चल रहा है, नोगट शायद इस समय चल रहा है अभी। दूसरी बात करें Symbian की, तो Symbian को आप समझ लीजिए आपका नोकिया के जो फ़ोन आते थे पहले, एंड्रॉयड के पहले नोकिया की जब दादागिरी थी मार्केट में, तो जो भी आपके सिस्टम्स वहाँ पे मौजूद होते थे नोकिया के, वो सारे Symbian बेस्ड ही होते थे। उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ता था, आपको शायद पता भी हो, S30, S60 ऐसे करके उसके अलग अलग मॉडल्स के अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते थे। तो ये भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम था जो शायद अब यूज़ नहीं होता है। हालांकि ऐसा सुनने में आ रहा है कि नोकिया फिर से मार्केट में आ गई है, तो हो सकता है वो ये यूज कर रही हो। फिर बात करते हैं iOS की, तो ये आपका केवल एक ही कंपनी का प्रोग्राम है, या एक ही कंपनी का ऑपरेटिंग सिस्टम है, केवल उसी में यूज होता है, किसमें? एप्पल में, ठीक है। तो एप्पल के जो भी आईफोन, आईपैड, ये सारी चीज़ें आती हैं, उसमें आपका यूज होता है iOS ऑपरेटिंग सिस्टम। वहीं बात करें अगर आपके कंप्यूटर की, तो उसमें उनका यूज होता है मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, एप्पल का ही, ओके। फिर बात करते हैं ब्लैकबेरी की, तो ब्लैकबेरी भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, और अभी मेरे ख्याल से लेटेस्ट आपका ओके, सो आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है। जो हम लोगों को काम के पॉइंट्स थे वो यहाँ तक कवर हो गए। नाउ विल गेट बैक टू आवर नोट्स अगेन। सो देखो, अभी हम लोगों ने टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़े, समझे है। सो यहाँ पे देखो, आपको सेम चीज़ जो है वो नोट्स में दिया हुआ है। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड, देन नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम, और मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम जो अभी हम लोगों ने देखा। और उसके बेसिस के ऊपर अगर आप देखेंगे, प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, अगेन क्वेश्चन दिया हुआ है, आप यहाँ से पढ़ लेंगे। कुछ डाउट्स है तो देन मुझे पूछना। सेम वे डिफरेंस आ सकता है बैच एंड रियल टाइम में, वो यहाँ पे दिया है, वो आप देख लेना। सेम वे नेक्स्ट आपको क्या बोला है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन रियल टाइम एंड टाइम शेयरिंग, अगेन डिफरेंस दिया है। सो रिमेंबर, एग्जाम में डिफरेंस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। देन मल्टी प्रोसेसिंग एंड मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स अगर कुछ होता है, उसमें डिफरेंस क्या रहता है। मल्टी प्रोसेसिंग का मतलब क्या बोला है यहाँ पे, मल्टी प्रोसेसिंग रिफर्स टू प्रोसेसिंग ऑफ मल्टीपल प्रोसेसेस एट सेम टाइम बाय मल्टीपल सीपीयू। सो मल्टीपल सीपीयूज है जो मल्टीपल प्रोसेसेस एक साथ एग्जीक्यूट कर रहा है, बराबर है। एंड मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब क्या हो गया, सेवरल प्रोग्राम इन द मेन मेमोरी एट सेम टाइम एंड एग्जीक्यूटिंग कॉनकरेंटली। कॉनकरेंटली मतलब स्विचिंग होते रहता है सबके बीच में। जैसे मेरे पास अभी एक ही प्रोसेसर है जो
जो क्रोम ब्राउजर एग्जीक्यूट कर रहा है, पीडीएफ फाइल एग्जीक्यूट कर रहा है, देन एमएस टीम जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो एग्जीक्यूट कर रहा है, और उसके साथ में कोई दूसरे अगर मेरे कोई प्रोग्राम्स चल रहे हैं वो एग्जीक्यूट कर रहा है. सो इसको मल्टी प्रोग्रामिंग बोलेंगे. अगर हम लोग के पास मल्टीपल प्रोसेसेस है, लाइक हम लोग के पास क्वाड कोर है, ऑक्टा कोर है, तो वहाँ पे क्या हो गया, एक हम लोगों ने अलग अलग कोर में अलग अलग प्रोसेसर का कैपेसिटी रखा है, तब क्या होगा, मल्टी प्रोसेसिंग होता है. ठीक है, इसको हम लोग पैरेलल प्रोसेसिंग भी बोलते हैं. और यहाँ पे क्या होता है, कंटेक्स्ट स्विचिंग होता है. मतलब आपको लगेगा कि सारे एप्लीकेशन एक साथ काम कर रहे हैं, लेकिन वो सारे एक साथ काम नहीं कर रहे. हर एक के बीच में थोड़ा थोड़ा स्विचिंग होते रहता है, और वो इतना माइक्रो सेकेंड्स में होता है कि हम लोग को कभी का पता ही नहीं चल पाता है कि ये सारे एप्लीकेशन कॉन्करेंटली या स्विचिंग वे में काम कर रहे हैं, पैरेलल वे में काम नहीं कर रहे. जो हम लोग का मल्टी कोर होता है उसमें पैरेलल प्रोसेसिंग होता है. देन हाउ बफरिंग कैन इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम. ऑफ कोर्स ये हम लोग को पता ही है. बफर मतलब सीपीयू जब बहुत फास्ट कुछ चीज़ें प्रोसेस कर लेता है, तो उसके बाद में आपका मॉनिटर या आपका कंप्यूटर जब आउटपुट इतना फास्ट बता नहीं पाता है, तो क्या करेगा सीपीयू, वो सारी चीज़ों को बफर करके आपको कहीं पे वो स्टोर करके रख देगा टेम्पररी स्टोरेज में. और आपके इनपुट आउटपुट डिवाइस जो है वो क्या करेंगे, उतने टाइम फिर धीरे धीरे उसको वहाँ से बफर में से धीरे धीरे लेके उसको आउटपुट पे डिस्प्ले करना है तो वहाँ पे, हार्ड डिस्क में स्टोर करना है तो वहाँ पे स्टोर कर देंगे. ठीक है, ये आपका बफर का मेन एडवांटेज होता है. आप देखो कि हम लोग बफर जब करते हैं वही होता है ना कि प्रोसेसर, या आप समझो कि आपका इंटरनेट जो है वो बहुत फास्ट है, वो बहुत ज़्यादा स्पीड पे वीडियो डाउनलोड कर सकता है, लेकिन आप यूट्यूब पे उतना स्पीड पे वीडियो देख नहीं रहे हो, तो क्या होगा, टेम्पररी वो जो भी वीडियो है वो बफर हो जाएगा, और आप धीरे धीरे जैसे जैसे देखते जाएंगे वैसे वैसे वो अपना आगे आगे का जो वीडियो का पार्ट है वो आपको दिखाते जाएगा. गेटिंग? एडवांटेज क्या रहेंगे मल्टी प्रोग्रामिंग के, आपका सीपीयू यूटिलाइजेशन जो है वो मैक्सिमम हो जाता है. अब सीपीयू यूटिलाइजेशन कितना हम लोग का हो रहा है, याद रखो हम लोग जितना भी फास्ट सीपीयू परचेस करते हैं ना, उसके सामने आपका सीपीयू यूटिलाइजेशन जो है वो बहुत मिनिमम होता है. जैसे अभी अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ सीपीयू यूटिलाइजेशन कहाँ से हम लोग देख सकते हैं, तो सपोज अगर मैं जाता हूँ टास्क मैनेजर पे, कंट्रोल ऑल्ट डिलीट, दिस इज माय टास्क मैनेजर जो अपीयर होगा अभी. और वो टास्क मैनेजर जब अगर मैं ओपन करूंगा, आई होप यू ऑल कैन सी टास्क मैनेजर विंडो. गाइस, टास्क मैनेजर विंडो सबको विजिबल है? हेलो? Yes, sir. यस सर. ओके. सो अब देखो यहाँ पे अभी मुझे क्या बता रहा है, जितने मेरे करंटली टास्क चल रहे हैं उसमें से मैक्सिमम 90%, 18% जितना मेरा सीपीयू यूटिलाइजेशन कहाँ पे हो रहा है, एमएस टीम पे हो रहा है. बराबर है. पीडीएफ मैंने सिर्फ ओपन करके रखा है अभी. ध्यान से देखो, मैं है ना यहाँ पे ये पीडीएफ को मैं अगर छोटा करता हूँ, सपोज इसको छोटा कर देते हैं हम लोग, ये विंडो को यहाँ से छोटा करते हैं. ओके. सो देखो अब जब यहाँ पे मैं इसको छोटा कर रहा हूँ और उसके साथ अगर मैं यहाँ पे पीडीएफ का कोई एक स्पेसिफिक ऑप्शंस यूज करूंगा ना, सो यहाँ पे देखो ये जो एडोब एक्रोबैट रीडर जो है ना, इसका सीपीयू यूटिलाइजेशन देखो अभी 0 हो गया. क्यों 0 हो गया? बिकॉज अभी प्रोसेसर इसको प्रोसेस नहीं कर रहा है. बिकॉज अब मैं जो आपका पीडीएफ जो है वहाँ पे मैं ना कोई माउस मूव कर रहा हूँ ना कोई चीज़ को हाईलाइट कर रहा हूँ. जैसे ही मैं वो कोई चीज़ को हाईलाइट करना चालू करूँगा ना, यहाँ पे देखो क्या होगा, आपका ये सीपीयू यूटिलाइजेशन इसका बढ़ जाएगा. ठीक है, जैसे ये देखो अब मैं यहाँ पे आया, मैंने इसको हाईलाइट किया, इसको हाईलाइट किया, यहाँ पे मैं इसको कुछ हाईलाइट कर रहा हूँ, दिख रहा है ये 3.2, 2.4%. ये जैसे जैसे मैं चीज़ों को हाईलाइट करते जाऊँगा इसका सीपीयू यूटिलाइजेशन बढ़ते जाएगा. अगर मैं क्रोम ब्राउज़र पे जाऊँगा, तो अगर मैं क्रोम ब्राउज़र पे अगर कुछ चीज़ चेक कर रहा हूँ तो वो टाइम पे उसका जो सीपीयू यूटिलाइजेशन जो है वो बढ़ जाएगा. सो मेनली यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कौन से चीज़ों को, ये देखो अभी अगर मैं सीपीयू सिर्फ वर्ड डॉक्यूमेंट पे ही सबसे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ ना, तो उसका सीपीयू यूटिलाइजेशन सबसे ज़्यादा बढ़ जाएगा. और उसके बाद में वो मुझे क्या बता रहा है, ये एडोब रीडर जो है ना, इसका एक एग्जीक्यूटेबल फाइल मेरे रैम पे लोड हुआ है, रैम पे, रैंडम एक्सेस मेमोरी पे, और उसने वहाँ पे कितना स्पेस कंज्यूम किया है, 118.8 MB. बराबर है, इतना स्पेस उसने कंज्यूम किया है. नेटवर्क का तो मैं कहीं पे यूज़ नहीं कर रहा हूँ, इसके लिए यहाँ पे ये नहीं आ रहा.
अब नेटवर्क आपका कहाँ पे यूज होगा, जहाँ पे इंटरनेट एक्सेस हो रहा है, तो क्रोम पे और MS टीम पे देखो ये नेटवर्क एक्सेस बता रहा है कितना % हो रहा है। अब जो गूगल क्रोम है इसके ऊपर मेरे बहुत सारे दूसरे एप्लीकेशंस, वीडियोस, ये सब कुछ कंज्यूम हो रहा है। मतलब कोई एक वीडियो में देख रहा हूँ, वो डाउनलोड हो रहा है, बफर हो रहा है वहां पे, तो उसका आप देखो उसने कितना मेमोरी कंज्यूम किया हुआ है। मल्टीपल टैब्स चालू है, मल्टीपल टैब्स में कोई ना कोई एक फाइल ओपन किया है, कोई एक वीडियो ओपन किया है। तो अभी मैं जब क्रोम पे नहीं हूँ फिर भी वहां पे कोई ना कोई टास्क जो है ना वो चल रहा है, कोई एक वीडियो चल रहा है या कोई एक एडवर्टाइजमेंट आ रहा है। तो इसके लिए देखो ये क्रोम पे उसका जो एग्जीक्यूशन है वो चल रहा है। MS टीम कंटिन्यूअसली हम लोग का कॉल चल रहा है। तो आपका CPU यूटिलाइजेशन कितना है, 15-17% CPU यूटिलाइजेशन MS टीम कर रहा है। और आपका CPU का कितना % कैपेसिटी, कितना % आपका जो टोटल कैपेसिटी में से कितना % आपका CPU यूटिलाइज हो रहा है अभी, 40-50%। इट मीन्स कि मेरा CPU का 100% जो कैपेसिटी है वो कभी यूज हो ही नहीं पाता है, तो वो आपको यूज करना है। सो जब अगर हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं CPU यूटिलाइजेशन का, सो क्या बोल रहा है कि आपका CPU अभी मेरे पास जो CPU है वो i3, i5, i7 रहेगा, बराबर है, जिसमें 3 गीगाहर्ट्ज, 4 गीगाहर्ट्ज इतना कोई कैपेसिटी रहेगा। लेकिन आप जब मल्टी प्रोग्रामिंग भी कर रहे हैं, मतलब इतने सारे एप्लीकेशंस अगर एक साथ भी काम कर रहे हैं, तो भी आपका CPU यूटिलाइजेशन जो है वो बस इतना सही है। जो आपका CPU जो बाकी टाइम पे जो आइडल जा रहा है ना, वो आइडल टाइम को आपको कहीं ना कहीं कम करना है। मल्टी प्रोग्रामिंग से आप CPU यूटिलाइजेशन जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं। आपका CPU जो आपका करेंटली आपके पास है जितना फास्ट है, उसको आप 100% यूटिलाइज कर सकते हैं। गेटिंग वो यहाँ पे होगा। देन इंक्रीज थ्रूपुट, मतलब आपका परफॉर्मेंस बढ़ जाएगा, मतलब टोटल नंबर ऑफ प्रोग्राम्स एग्जीक्यूटेड ओवर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, ये आपका थ्रूपुट यहाँ पे बढ़ जाएगा। शॉर्ट टर्न अराउंड टाइम, मतलब शॉर्टेस्ट जॉब जो है वो क्या होगा, टर्न अराउंड टाइम फॉर शॉर्टेस्ट जॉब इज इम्प्रूव्ड। छोटा छोटा टास्क जो है उसको जल्दी से खत्म कर दो, बड़े टास्क को बाद में आप धीरे धीरे वापस जाके उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा प्रोसेस करते रहो। अगर 3 घंटे का मैं मूवी देख रहा हूँ तो आपका CPU जो है ना वो उसका 1-2 मिनट का मूवी प्रोसेस करके वापस चले जाएगा, फिर वापस 1-2 मिनट का मूवी प्रोसेस करेगा, बफर करके छोड़ देगा। आपका VHC प्लेयर जब तक वो 1-2 मिनट का मूवी प्रोसेस करके प्ले करेगा तब तक वो वापस दूसरे कोई छोटे छोटे टास्क खत्म करके आएगा। मेमोरी यूटिलाइजेशन जो है वो बढ़ जाएगा, रैम की बात कर रहा है। रिसोर्स यूटिलाइजेशन बढ़ जाएगा, मल्टीपल यूजर इजीली काम कर पाएंगे, ये सारे आपके एडवांटेज रहेंगे। मल्टी प्रोसेसिंग या पैरेलल प्रोसेसिंग के एडवांटेज क्या रहेंगे? ऑफ कोर्स आपका मल्टी कोर आर्किटेक्चर है, सो मल्टीपल प्रोसेसेस जो है वो डिवाइडेड है अलग अलग टास्क करने के लिए। सो यहाँ पे क्या होंगे, आप पैरेलली बहुत सारे टास्क एक साथ कर सकते हैं। इंक्रीज थ्रूपुट, एक ये बेनिफिट हो गया। कॉस्ट सेविंग हो जाएगा, रिलायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगा, वही अच्छी बात है। उसके बाद एक्सप्लेन हाउ हार्ड डिस्क वर्क्स। सो इसका हम लोगों ने एक छोटा सा एग्जाम्पल देखा ही था, वापस एक बार देख लेते हैं हम लोग, बाद में मैं थियरी पे आता हूँ, ध्यान से देखना। ये हम लोगों ने पहले भी देखा था, लेकिन अभी आपका थियरी में वो टॉपिक आया तो वापस एक बार बता देता हूँ, वापस एक बार रिवाइज कर लो, ध्यान से देख लो। A hard disk drive is a non-volatile storage device for digital data. It features one or more rotating rigid platters on a motor-driven spindle. Data are encoded magnetically by the read and write head that floats above them. Bits of data are arranged in circular paths called tracks. After the data are read, they are transferred to the motherboard through the IDE cable. When the computer wants to store new information, it instructs the read and write head to move across the platter where there are free spaces and stores the data there.
देखो ये मल्टीपल फ्लोर्स रहते हैं, मल्टीपल हार्ड डिस्क होते हैं। आपका एक जो हार्ड डिस्क होता है उसके मल्टीपल ऐसे मल्टीपल डिस्क होते हैं उसके अंदर, और उसमें हम लोग अलग अलग ये सेक्टर्स वाइज जो है वो आपका हार्ड डिस्क डिवाइडेड रहता है, जिसमें हम लोग सॉरी ट्रैक वाइज होता है, जो सर्कल ट्रैक होता है, और उसमें फिर ये छोटे छोटे सेक्टर्स होते हैं जिसमें हम लोग थोड़ा थोड़ा डेटा ऐड करते जाते हैं। और यहाँ पे ये आपको सिर्फ एक ही साइड पे बताया। बेसिकली हम लोग हार्ड डिस्क जो होता है ना उसका सीडी पे दोनों साइड पे लिखता है। मैं आपको डायग्राम पे बताता हूँ। अब देखो यहाँ पे अगर हम लोग आएंगे अपना जो मेन नोट्स है उसमें, सो यहाँ पे आपको दिख रहा है दिस इज आवर हार्ड डिस्क। यहाँ पे आपका रीड राइट हेड है जो अभी जैसा अभी हम लोगों ने वीडियो में देखा, और आपका ये जो ऊपर वाला सरफेस है इसके ऊपर हम लोग यहाँ पे डेटा लिख सकते हैं, और इसके बैक साइड पे भी, मतलब हार्ड डिस्क पे आगे पीछे दोनों साइड पे हम लोग डेटा लिख सकते हैं। आपका हार्ड डिस्क का स्पीड कितना ज़्यादा या कम है ये कैसे पता चलेगा? वो रोटेशन उसका स्पीड क्या है। तो यहाँ पे देखो रोटेट आरपीएम, रोटेशन पर मिनट कितना है 5400, 7200 है, 10800 है। तो आप जब कोई हार्ड डिस्क परचेस करते हैं या फिर हम लोग अगर कोई एक नया कंप्यूटर लेता है ना, तो वो नए कंप्यूटर पे आपका हार्ड डिस्क का स्पीड कितना दिया हुआ है उसके बेस के ऊपर आपका जो कंप्यूटर कितना फास्ट काम करेगा ना वो वर्कआउट होता है। ठीक है, आप कोई भी नया कंप्यूटर अगर देखते हैं ना तो उस पर आपको ये भी देखना रहता है उसके कॉन्फ़िगरेशन में। हम लोग सिर्फ ये नहीं देखते हैं कि मेरे कंप्यूटर में 1 TB हार्ड डिस्क है, 2 TB हार्ड डिस्क है। जैसे यहाँ पे अगर मैं अमेज़ॉन पे जाता हूँ और अमेज़ॉन पे अगर मैं एक नया कंप्यूटर अगर देखता हूँ, अभी मैं यहाँ पे गया amazon.com, अब यहाँ पे मैंने सपोज एक लैपटॉप देखा। ठीक है, लैपटॉप, ये वाला सपोज मैं लैपटॉप मुझे देखना है। सो ये वाले लैपटॉप पे अगर मैं जा रहा हूँ, सो यहाँ पे आपको कुछ बता रहा है। सो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, यहाँ पे ये आपको 512 GB का हार्ड डिस्क प्रोवाइड कर रहा है। सो जब अगर मैं इसके डिस्क्रिप्शन में जाऊँगा ना, सो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मुझे पता चलेगा कोई तो अनम्यूट हुआ है, म्यूट योरसेल्फ। तो इसके डिस्क्रिप्शन में हम लोग को पता चलेगा कि वो जो हार्ड डिस्क है वो उसका कहाँ गया हार्ड डिस्क, हाँ। सो यहाँ पे एक्चुअली आपको आरपीएम नहीं दिया है उसका, बहुत एक इन जनरल इंफॉर्मेशन दिया है। हम लोग जब अगर कोई गेमिंग लैपटॉप्स अगर देखेंगे ना तो उसमें आपको पता आएगा ये। इफ आई से गेमिंग लैपटॉप, सर वो एसएसडी है ना पर? हाँ, अच्छा, आरपीएम तो एचडीडी करेगा ना हार्ड ड्राइव का? हाँ 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 वही तो, मतलब मैं वही बता रहा हूँ कि गेमिंग के अंदर हम लोगों के दो टाइप के आपके हार्ड डिस्क मिलेंगे, और आपका जो मेन एक हार्ड डिस्क जो नॉर्मली आपके सारे कंप्यूटर्स में आता है एचडीडी वाला, उसके आपके आरपीएम स्पीड आपको नोट करना रहता है। सो यहाँ पे सपोज ये मेरे पास प्रेडेटर है, तो प्रेडेटर के अंदर देखो अभी आपको यहाँ पे क्या बताएगा, यू विल फाइंड 2 हार्ड डिस्क। ठीक है, कहाँ गया, नहीं बता रहा है इसमें। ठीक है, छोड़ो। सो बेसिकली क्या होगा कि आपका गेमिंग लैपटॉप्स टाइप जो लैपटॉप्स आते हैं ना उसमें परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए आप अगर देखेंगे एक एसएसडी वाला रहेगा और एक एचडीडी वाला, नॉर्मल जो हम लोग यूज़ करते हैं वो वाले होते हैं। सो आपका जो नॉर्मल वाले जो होता है ना उसका आपका आरपीएम स्पीड होता है, और वो आरपीएम स्पीड के बेस के ऊपर हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि आपका हार्ड डिस्क कितना फास्ट या स्लो वर्कआउट करेगा। तो अभी अगर आप अगर कभी अगर नेक्स्ट टाइम अगर लैपटॉप या कुछ परचेस करेंगे तो उसमें आपको ये देखना है कि आप जो हार्ड डिस्क आपको मिलेगा वो लैपटॉप में उसका आरपीएम स्पीड क्या है। ये आरपीएम स्पीड जितना ज़्यादा रहेगा उतना आपका हार्ड डिस्क जो है उतना फास्ट वर्क करेगा। ठीक है, देन सॉलिड स्टेट डिस्क होता है। सॉलिड स्टेट मतलब दे डू नॉट हैव एनी मूविंग पार्ट, दे डू नॉट कंटेन प्लेटर्स इन द शेप ऑफ डिस्क एंड स्टोर डेटा इन अ फ्लैश मेमोरी.
The only way in which they reassemble disk is that they also store a lot of data which is not lost when the power is off. तो ये आपके SSD है, सॉलिड स्टेट डिस्क है, ये काफ़ी महंगे आता है। ये आपका जो गेमिंग में बहुत बार जो फास्ट वर्किंग कुछ रहता है उसके लिए हम लोग मेनली ये बहुत यूज़ करते हैं। आपको गेमिंग लैपटॉप में स्पेशली SSD वाले मेमोरीज मिलेंगे, डिस्क मिलेंगे। वर्चुअल मेमोरी हम लोग को पता ही है। सो ये इतना हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। सो आज के लिए यहाँ तक ही रखते हैं। आपको कुछ डाउट है तो पूछो, नेक्स्ट टाइम हम लोग इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कंटिन्यू करेंगे। एनीवन, एनी डाउट्स? अभी आज जो भी कुछ डिस्कस किया है उसमें एनीवन? सर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ एग्जांपल्स हैं? कौन सा? डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में हम लोग एग्जाम्पल में ये बोल सकते हैं कि मेरा सर्वर जो है, मतलब मैंने हम लोगों का एक कंपनी जो है उसको सपोज काम करना है कि जहाँ पे हम लोग क्लाउड एप्लीकेशन हैंडल कर रहे हैं, आपके साथ फाइल शेयर कर रहे हैं, एप्लीकेशन शेयर कर रहे हैं। एप्लीकेशन मतलब आप देखो कि आपका एक जो सर्वर है ना वही मेनली आपको हेल्प करेगा टू एक्सेस और टू गेट द एक्सेस ऑफ MS ऑफिस 365। सपोज ऑफिस 365 जैसा आपका MS ऑफिस रहता है, सारे ऐसे बहुत सारे और ऑप्शंस रहते हैं उसके ऊपर। तो अब क्या होगा, मेरे पास डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर के अंदर वी हैव सम डेडिकेटेड पार्ट जो आपको MS 365 प्रोवाइड करेगा। दूसरा रहेगा जिसका काम मेनली रहेगा कि आपका ये वी कैन से कि आपका बाकी का जो फाइल ट्रांसफ़र का जो ऑप्शंस रहेंगे वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा। दूसरा आपके प्रिंटर अगर आपको एक्सेस करना है तो उसके लिए हम लोगों ने मतलब जो दूसरे कुछ नेटवर्क के डिवाइसेस अगर एक्सेस करने हैं उसके लिए हम लोगों ने एक पार्ट डेडिकेट रखा है, तो वो सिर्फ आपको हार्डवेयर का एक्सेस प्रोवाइड करेगा। सो दैट इज़ व्हाट वी कैन से डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर। एक डायग्राम मैं बताता हूँ उससे बेटर समझेगा। सो एज यू कैन सी इन डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर हम लोग के पास ये देखो, ये मल्टीपल हम लोग के पास एक सेकेंड, हाँ ये देखो, ये डेटाबेस सर्वर हम लोगों ने अलग रखा हुआ है। सो आपका डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर में क्या होगा, ये जो स्पेसिफिक मशीन है इसका काम क्या रहेगा, डेटाबेस स्टोर करना, हैंडल करना, वही ये वर्क स्टेशन है आपके जो ये डेटाबेस या फाइल सर्वर हैंडल करेंगे। देन दूसरा अगर हम लोग एग्जांपल देखें यहाँ पे नहीं है, हाँ ये देखो, आपको प्रिंटर एक्सेस करना है वो आप कर सकते हो, कंपनी के कोई फाइल एक्सेस करना है, स्कैनर एक्सेस करना है, ये सारे काम आपके हो पाएंगे जब आप डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर में रहेंगे। सो आप डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर के अंदर अगर आप देखेंगे सो आप कहीं पे कोई एक मोबाइल डिवाइस से कुछ चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं, क्लाउड से कुछ चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं, आपके कोई फाइल्स हम लोगों ने नेटवर्क में डाल के रखे हैं वो एक्सेस कर सकते हैं, आपका डेटाबेस अलग से हम लोगों ने रखा है आप वो एक्सेस कर सकते हैं। तो दिस इज़ द एडवांटेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर, जहाँ पे आपके अलग अलग चीज़ें अलग अलग मशीन पे रखे हुए हैं, याद रखो, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं। जैसे मैंने काम डिस्ट्रीब्यूट करके रखा है, आप समझो कि मैंने जो ऑपरेटिंग सिस्टम सब्जेक्ट है उसका मैंने काम जो है वो एक CR को दे के रखा है, एक पर्सन को। तो जब कभी अगर ऑपरेटिंग सिस्टम स्पेसिफिक अगर सब्जेक्ट स्पेसिफिक कुछ भी काम रहेंगे तो आप वो XYZ स्टूडेंट को कांटेक्ट करेंगे। मैथ्स के लिए मैंने एक स्टूडेंट डेडिकेट रखा है, तो अभी क्या होगा, मैथ्स स्पेसिफिक आपको कुछ भी काम है तो आप उसी के पास जाएंगे। देन एक जो है वो हम लोगों का C++ प्रोग्रामिंग के लिए डेडिकेटेड है, तो वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक आपको कुछ भी डाउट है आप उसी के पास जाएंगे। आई होप समझ में आ रहा है, काम हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट करके रखे। सो मैंने बोला है कि ये वाला जो काम है वो ये इसी के पास होगा, तो आपको डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में भी आपको कोई एक काम के लिए उसी के पास जाना है, उसको हम लोगों ने डेडिकेट रख करके रखा हुआ है। नॉर्मली क्या होता है, हम लोगों का जो नॉर्मल ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सारे काम करता है। आपका फाइल शेयर करना है तो भी यही करेगा, आपको अगर डेटाबेस हैंडल करना है तो भी यही करेगा, आपको इंटरनेट का एक्सेस देना है तो भी यही करेगा। तो यहाँ पे यही एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम सारे काम कर रहा है। लेकिन जब आप एक बहुत बड़े कोई टास्क हैंडल कर रहे हैं कंपनी लेवल पे, तो वो टाइम पे अगर आपका एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम अगर सारे काम करते रहेगा तो वो ओवरबर्डन हो जाएगा।
आप देखो कि अगर एक ही सीआर मैंने बनाया है जिसके पास आप हर एक सब्जेक्ट का क्वेरी लेके जा रहे हैं, और अभी हम लोगों के पास सपोज 1000 स्टूडेंट्स है, अगर 1000 स्टूडेंट्स अपने सारे सब्जेक्ट का क्वेरी लेके एक ही बंदे के पास जाएंगे, एक ही सीआर के पास जाएंगे, वो ओवरबर्डन हो जाएगा। तो हम लोगों ने क्या किया हुआ है, हम लोगों ने अलग अलग सीआर बना दिए सब्जेक्ट स्पेसिफिक या बैच स्पेसिफिक, अलग अलग सीआर बनाए अगर बहुत ज़्यादा टास्क है तो बैच 1 ऑपरेटिंग सिस्टम उसका एक सीआर होगा, बैच 2 ऑपरेटिंग सिस्टम उसका दूसरा सीआर रहेगा, बैच 1 उप्स सब्जेक्ट उसका एक सीआर रहेगा, बैच 2 XYZ सब्जेक्ट उसका दूसरा सीआर रहेगा, डेटाबेस बैच 1 एक, डेटाबेस बैच 2 दूसरा सीआर। सो ये वे में हम लोगों ने डिवीजन किए हुए हैं। तो वो डिवीजन से क्या होगा, आपको एग्जैक्टली पता रहेगा कि डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर में कि आपका क्या काम है तो किसके पास जाना है। आई होप दिस इज क्लियर एवरीवन। तो सर हर एक सिस्टम का अलग अलग सीपीयू रहेगा, मेमोरी रहेगा ना, हर हाँ, एक हम को लोगों अलग ने अलग। उसको अलग डेडिकेट करके रखा है ना। अगर एक ही कंप्यूटर का अगर हम लोग शेयर करेंगे तो वैसे ही आपका परफॉर्मेंस डिवाइड हो रहा है ना, तो डिस्ट्रीब्यूट करके मतलब ही नहीं होगा ना, फिर भी परफॉर्मेंस डाउन ही जाएगा। आप जब उसको अलग मेमोरी और अलग प्रोसेसिंग पावर दोगे तभी तो आपका परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा ना। ठीक है, तो दोनों सिस्टम एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकते ना, मतलब इंटरेक्ट ऐसा कर ही नहीं। पाएंगे ना ऑफ कोर्स। अगर सपोज मैं ओएस का बैच 1 का सीआर हूँ, मुझे मैथ्स का कुछ अगर रिक्वायरमेंट है तो ओएस का सीआर जो है वो मैथ्स के सीआर के साथ इंटरेक्ट कर ही सकता है ना, एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। ठीक है, लेकिन हर किसी का टास्क प्री डिफाइंड ही रहेगा कि इसका यही काम करना है, इसको यही काम करना है। कोई एक दूसरे के काम में इंटरफियर नहीं करेंगे। मतलब सर, मतलब एक सिस्टम आइडल हो गया तो वो उसका मेमोरी यूज नहीं कर सकता ना, मतलब। नहीं, अब उसमें क्या है कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि ठीक है ये एक सीआर अगर आइडल हो गया और दूसरे के पास बहुत ज़्यादा काम है तो टेम्पररी मैं बोल सकता हूँ कि भाई तू इसको हेल्प कर दे, परमानेंटली नहीं होगा, टेम्पररी होगा। ओके। ठीक है, मतलब उसके रिसोर्सेज मैंने यहाँ पे डेडिकेट कर दिए टेम्पररी। अगर वो उसके पास ओएस वाले के पास वापस काम आ जाएगा तो वो अपने रिसोर्सेज लेके वापस अपना काम करने लगेगा और मैथ्स वाले को अपने हाल पे छोड़ देगा। क्लियर है? एनी अदर डाउट एनीवन? बोलो जल्दी से। Stack Overflow really possible? ऑफ कोर्स पॉसिबल होता है, बहुत टाइम होता है। अभी जो हम लोग नए कंप्यूटर्स जो यूज़ करते हैं, आपके हाई कॉन्फ़िगर्ड हाई एंड कंप्यूटर्स जो होते हैं वहाँ पे ये प्रॉब्लम रेयरली होता है, लेकिन पुराने जो कंप्यूटर्स हम लोग यूज़ करते थे वहाँ पे स्टैक ओवरफ्लो का इशू बहुत ज़्यादा आता था। आज के टाइम पे वो सारे इशू जो है वो इनबिल्ट आपका ऑपरेटिंग सिस्टम और आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो एडवांस हम लोग यूज़ करते हैं वो इनबिल्ट ये सारे चीज़ों को मैनेज कर लेते हैं, जिससे आपको ये प्रॉब्लम आज के टाइम पे कभी ज़्यादा फेस नहीं करने पड़ता। ऐसा नहीं है, होता ही नहीं है, लेकिन आज के टाइम पे आज के एडवांस ऑपरेटिंग सिस्टम में वो रेयरली कभी आपको फेस करना पड़ता है। और वैसे भी आप जो एक दो प्रैक्टिकल्स कर रहे हो उसमें आपको ये कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा। स्टैक ओवरफ्लो का इशू कब आता है, जब हम लोग बड़े एप्लीकेशंस को एग्जीक्यूट कर रहे हैं या उसको बार बार टेस्ट कर रहे हैं, तब स्टैक ओवरफ्लो का आपको प्रॉब्लम आएगा। छोटा सा हेलो वर्ल्ड या ये वो प्राइम नंबर ढूंढना है या ऐसा कोई स्टार बनाना है या ऐसा कोई प्रोग्राम्स जब हम लोग लिखते हैं वो बहुत छोटे से, उसमें आपको कभी पता नहीं चलेगा स्टैक ओवरफ्लो क्या होता है। बहुत बड़े एप्लीकेशंस में आपको ये पता चलेगा। ओके Okay, sir. सर अगर सर इनफाइनाइट वाइल लूप लग गया तो भी हो सकता है ना स्टैक ओवरफ्लो? ऑफ कोर्स, तब तो होगा ही, डेफिनेटली होगा। हम लोग सी या C++ प्रोग्राम अगर ट्राई करते हैं, आपने बहुत बार देखा रहेगा इनफाइनाइट लूप में जाता है, तो वो टाइम पे दो ही वे में आप या तो वो लूप को एंड कर दो या फिर आप स्टैक ओवरफ्लो हो जाएगा तब बंद होगा, या फिर दूसरा थर्ड वे हम लोग के पास ये रहता है कि आप डायरेक्टली टर्बो सी बंद कर दो तो फिर वो बंद होगा। तो यही हम लोग के पास वही रहता है कि अगर इनफाइनाइट लूप में अगर आपका प्रोग्राम चले गया, आप कंटिन्यूसली उसको चलाए जा रहे हो तो एक पॉइंट पे जाके स्टैक ओवरफ्लो होगा और वो ऑटोमेटिकली आपको एरर देगा स्टैक ओवरफ्लो का और आपका एग्जीक्यूशन बंद होगा। लेकिन अगर कंप्यूटर बहुत ज़्यादा फास्ट है तो कभी कभी वो स्टैक ओवरफ्लो होता ही नहीं, वो इनफाइनाइट चलते ही रहेगा।
Okay. Any other doubts? Anyone? Okay. Any other doubts? Anyone? करते हैं, डिस्कस करते हैं. देखो यहाँ पे देख लो, एक बार क्विकली डिस्कस कर लेते हैं हम लोग. ये देखो यहाँ पे आपके पास ये टाइम, आपको एक एग्जांपल दिया है SSD एंड HHD. अब यूजुअली क्या होता है, 10,000 और 15,000 RPM रहते हैं आपके ड्राइव्स पे. सो क्या बोला है, SSD ड्राइव एटलीस्ट 6,000 आपके जो ये रहेंगे इनपुट आउटपुट परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे, SSD आर एटलीस्ट 15 टाइम्स फास्टर देन HHD. रिलायबिलिटी वाइज अगर देखेंगे 4 to 10 टाइम्स मोर रिलायबल कंपेयर टू HHD. लेकिन हम लोग ज़्यादा SSD मेमोरी यूज़ नहीं करते बिकॉज ये बहुत ज़्यादा महंगे आते हैं और आपके हार्ड डिस्क जो है वो बहुत ज़्यादा सस्ते रहते हैं. तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेरे लैपटॉप में 2 TB हार्ड डिस्क है तो उसका कॉस्ट जो है ना वो आपको 6 to 7,000 या 5,000 इतना ही होगा. लेकिन उसी के सामने अगर मैं बोलता हूँ कि भाई मेरे कंप्यूटर में मुझे 1 TB SSD रिक्वायर्ड है, तो आपका जो लैपटॉप है ना उसका कॉस्ट डायरेक्ट 1.5-2 लाख हो जाएगा. गेटिंग. और बाकी की अगर चीज़ें हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो और भी वहाँ पे आपको फ़र्क पता चलेगा. एनर्जी सेविंग यहाँ पे अगर आप देखेंगे 2 to 5 वॉट्स ही यूज़ करते हैं SSD और HHD कितना यूज़ करते हैं, ज़्यादा यूज़ करते हैं. अब यहाँ पे आपको क्या बोला है, CPU पावर में क्या बोला है, SSD हैव एन एवरेज इनपुट आउटपुट वेट ऑफ 1% और HHD में वो ज़्यादा है. HHD ज़्यादा स्लो है, इसके लिए यहाँ पे आपको वेट जो है वो ज़्यादा मिलता है. SSD वो बहुत फास्टर काम करता है. अब देखो अगर नॉर्मली अगर हम लोग देखेंगे ना रिक्वेस्ट टाइम और बाद में जब अगर वो कुछ प्रोसेस कर रहा है तो वो कितना हो रहा है 20 मिलीसेकेंड और यहाँ पे कितना है 400 to 500 मिलीसेकेंड. आप यहाँ पे ही देख सकते हो फास्टर एक्सेस कौन सा ज़्यादा कर रहा है, इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट टाइम है. सो ये 20 मिलीसेकेंड में कर रहा है, ये 400 to 500 मिलीसेकेंड में कर रहा है. अब अगर मैं आपको उसका एग्जाम्पल बताऊं, ये 400 to 500. अब देखो यहाँ पे बैकअप अगर आपको लेना है ना, मुझे अगर बैकअप लेना है तो वो 6 आवर्स में आपका पूरा बैकअप ले लेगा. ठीक है, कोई एक हार्ड डिस्क का अगर बैकअप है तो बैकअप रेट क्या बोला है, SSD अलाउज 3 to 5 टाइम फास्टर बैकअप फॉर योर डेटा. अगर 1 TB डेटा का अगर मुझे बैकअप लेना है तो ये जितने टाइम में करेगा ना उससे 5 to 6 टाइम ज़्यादा लगेगा इसको बैकअप जनरेट करने के लिए. तो अगर मेरे पास डेटाबेस है 10 TB का, तो 10 TB का डेटाबेस को बैकअप करने के लिए ये जितना टाइम लेगा उससे 5 to 6 टाइम, 6 4 जा कितना होता है आप देखो ना कितना होगा, 6 2 जा 12, 18 और 24, मतलब 3 to 4 टाइम ज़्यादा टाइम ले रहा है ना ये HHD बैकअप करने के लिए. तो SSD जो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट काम करता है कंपेयर टू HHD. लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों के पास ये बहुत ज़्यादा महंगे रहते हैं, इसके लिए हम लोग हर कोई सिंपल कंप्यूटर्स में इसको ज़्यादा अमाउंट में अफोर्ड नहीं कर सकते. तो मेनली आपको ये कहाँ पे मिलता है, गेमिंग कंप्यूटर्स में ये ज़्यादा मिलता है. ये सेम हार्ड डिस्क की है, ये भी डेटा स्टोर और वो सब काम करता है. अब यहाँ पे अगर मैं ये जो मिली सेकेंड्स और बोला है ना वो कैसे वर्कआउट होता है वो आपको बताता हूँ. सपोज हम लोग एक GIF इमेज लेते हैं, GIF इमेज मेकर ऑनलाइन. सो सपोज यहाँ पे हम लोग के पास ये GIF इमेज मेकर है. यहाँ पे मैं देखो कोई 1-2 फाइल्स सिलेक्ट कर रहा हूँ ऑनलाइन GIF फाइल्स. सपोज मैंने कोई एक इमेजेस यहाँ से जो है ना वो सिलेक्ट किए, ये 3 इमेजेस 4 इमेजेस मैंने सिलेक्ट किए. ठीक है, अब यहाँ पे देखो आपको वो जो मिली सेकेंड्स और माइक्रो सेकेंड में क्या फ़र्क रहेगा ना वो यहाँ से पता चलेगा कि जब अगर हम लोग एक्चुअल में वो इमेजेस अगर सिलेक्ट करते हैं चेंज करते हैं तो वो कैसा फ़र्क आता है. और वही सेम फ़र्क आपको यहाँ पे हार्ड डिस्क पे पता चलेगा, मिली सेकेंड्स में और माइक्रो सेकेंड्स में कैसा फ़र्क रहेगा. अब देखो यहाँ पे आपको क्या बोला है, ये जो इमेजेस चेंज होंगे ना इनका डिले होगा और वो डिले कितने में हो रहा है, 20 मिली सेकेंड्स में. तो अगर मैं यहाँ पे 20 मिली सेकेंड वाला अगर GIF अगर बनाऊंगा, ये देखो ये कितना क्विकली ये सारी चीज़ें चेंज हो रहा है, बराबर है, इतना फास्ट आपका SSD है. और इसी को मैं यहाँ पे 400 कर रहा हूँ. अब मैं वापस मेक GIF बोलूँगा. सो अगर मैंने 400 कर दिया मतलब 4 सेकेंड के बाद में ये चेंज होगा. ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंस कि इतना स्लो या फास्ट ये होता है. ठीक है, सो यहाँ पे आपको ये जो डिफरेंस दिया है ना 20 मिली सेकेंड्स और 400 to 500
मिली सेकेंड्स। सो इसका मतलब है कि ये फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड में काम कर रहा है और ये कंप्लीट उतना सेकेंड्स ले रहा है। ओके, सो आई होप यहाँ तक क्लियर है। किसी को कोई दूसरा डाउट है? एनीवन बताओ जल्दी से। एनीवन, एनी अदर डाउट? सर 1000 मिली सेकेंड मतलब 1 सेकेंड ना? हाँ, मतलब ऑलमोस्ट सॉरी वो 1000 मिली सेकेंड होगा। मतलब यहाँ पे अगर मैं 400 बोल रहा हूँ मतलब वो 2 सेकेंड, ऑलमोस्ट 2 सेकेंड के टाइम में स्विच होगा। सॉरी, हाँ। ओके, सो एनी अदर डाउट? SSD HSD डिफरेंस समझ में आ गया सबको? क्लियर है? सर आप कितने कॉलेजेस में सिखाते हो? बहुत सारे प्लेस पे 5 to 6 कॉलेजेस है। अच्छा, हाँ, चलो तो आज के लिए यहाँ तक स्टॉप करते हैं। किसी को कोई डाउट है तो पूछो अभी।